नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी 2023 की परीक्षा जैसे जैसे नज़दीक आ रही है, अब समय है बहुत ही ढंग से सभी चीज़ों का रिवीजन करने का। अब तक आपने काफ़ी कुछ पढ़ रखा है, अभी आप पढ़ रहे हैं, आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी खूब सारे सॉल्व किए हैं। तो आज की जो श्रृंखला है, इसमें समीक्षा अधिकारी में जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं बायोलॉजी से, जीव विज्ञान से, उसका पूरा एक कंपाइलेशन है। लगभग 120 प्रश्न इसमें आपको मिलेंगे, जिसको पूरी व्याख्या के साथ में जो है आपको एक्सप्लेन किया गया है। तो आप ये मान सकते हैं कि अगर आपने घटना चक्र, पूर्वालोकन या कोई भी प्रीवियस ईयर किताब अभी तक आपने अच्छे से नहीं रिवीजन की है, खासकर बायोलॉजी के लिए, तो बस ये वीडियो आप पूरा देखिएगा और आपका जो है पूरा का पूरा बायोलॉजी वाला जो सेगमेंट है, जीव विज्ञान वाला जो सेगमेंट है, वो यहाँ से रिवाइज हो जाएगा। तो ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। एग्ज़ाम के पहले कम से कम प्रयास करिए कि 2 से 3 बार इसको रिवीजन करके देख लीजिए, जिससे कि आपके बायोलॉजी, क्योंकि बायोलॉजी का एक अलग महत्व होता है। पूरा जो सामान्य ज्ञान पूछा जाता है, 10 से 12 प्रश्न, 8 प्रश्न कभी आते हैं, उसमें 60 से 70% प्रश्न जो है बायोलॉजी से ही होते हैं। तो बायोलॉजी को जो अगर आप अच्छे से रिवाइज कर लेंगे, जो इसमें व्याख्या बताई जा रही है, अच्छे से उसको समझ लेंगे और 2 से 3 बार रिवीजन करने के बाद जो है बायोलॉजी से अगर इसमें से कोई प्रश्न आता है या इससे रिलेटेड कोई प्रश्न आता है, क्योंकि व्याख्या में जो हम जो है फैक्ट देते हैं, अगर उससे रिलेटेड कोई प्रश्न आ जाता है तो निश्चित रूप से जो है आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है, आपको जो है एग्ज़ाम में बहुत ही मदद करने वाला होगा। जितनी मैक्सिमम व्याख्या, जितनी सफिशिएंट व्याख्या की जा सकती है, वो यहाँ पर की गई है। तो चलिए शुरू करते हैं इस बायोलॉजी की कंपाइल्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की श्रृंखला की, जो आरओ के सभी प्रश्नों को यहाँ पर सॉल्व करती है। चलिए देखते हैं। तो शुरुआत करते हैं। बायोलॉजी का पहला प्रश्न देखते हैं। कीटों यानी इंसेक्ट्स के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं? यानी इंसेक्ट्स के जो है साइंटिफिक स्टडी को हम क्या कहते हैं? ये सारी ब्रांचेज के नाम दिए हैं, इसमें से एक सही है वो आपको बताना है। इक्थियोलॉजी, एंटेमोलॉजी, पैरासिटोलॉजी या मैलेकोलॉजी। तो इसमें से जो कीटों का वैज्ञानिक अध्ययन है वो क्या कहलाता है? एंटमोलॉजी कहलाता है। बी ऑप्शन हमारा सही है। बाकी के बारे में भी जान लेते हैं। एक्थियोलॉजी क्या है? एक्थियोलॉजी जो है मछलियों के बारे में जो अध्ययन होता है, उनकी संरचना, उनकी कार्यकी के बारे में वो इसमें कवर होता है। पैरासिटोलॉजी, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि इसमें पैरासाइट्स का अध्ययन होता है। पैरासाइट्स यानी जो परजीवी होते हैं, उनका अध्ययन इसमें किया जाता है। और मैलोकोलॉजी, मोलस्का संघ के जो जीव होते हैं, जैसे सीप, घोंघा, तो जिनमें जो है बाहरी खोल या आवरण पाया जाता है, उन सभी का अध्ययन जो है मैलोकोलॉजी में किया जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। रेशम कीट पालन को क्या कहते हैं? रेशम के कीट पालन को हम क्या कहते हैं? यानी जो सिल्क वर्म होता है उसको पालना, उससे जो है सिल्क का प्रोडक्शन करना, ये क्या कहलाता है? तो इसको कहते हैं, बहुत ही फेमस है इसका नाम, सेरीकल्चर। सेरीकल्चर जो है रेशम कीट पालन को कहते हैं। अब बाकी ऑप्शंस पे विचार कर लेते हैं। एपी कल्चर क्या है? ये मधुमक्खियों का पालन होता है, यानी हनी बीज का पालन को कहते हैं। हॉर्टिकल्चर जो है बागवानी या फूलों, फलों, सब्जियों, मसालों की खेती को कहते हैं, जिसको बागवानी खेती कहते हैं। और फ्लोरीकल्चर क्या होता है? तो फ्लोरीकल्चर जो है, ये फ्लोरी लिख गया है, गलत है। फ्लोरीकल्चर जो है इसमें से क्या होता है? फूलों की खेती या पुष्प की खेती, यानी कल्टीवेशन ऑफ फ्लावर्स, ये कहलाता है फ्लोरीकल्चर। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन सी यहाँ पर सही था। अगला प्रश्न देखेंगे। इनमें से बेमेल को ज्ञात करिए। यानी सारी जो है साइंस की ही ब्रांचेज दी हुई हैं, लेकिन 3 एक जैसी हैं, एक इसमें से अलग है, वो आपको यहाँ पर पता लगाना है। फिजियोलॉजी, साइकोलॉजी, पैथोलॉजी और बैक्टीरियोलॉजी। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें से साइकोलॉजी, जो मनोविज्ञान कहलाता है, मन का अध्ययन कहलाता है, वो अलग है। बाकी फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी और बैक्टीरियोलॉजी, ये क्या है? ये सभी बायोलॉजी की जो है ब्रांचेज हैं, जीव विज्ञान के अंतर्गत आती हैं। साइकोलॉजी जो है अलग है, इसमें जो है मस्तिष्क का अध्ययन या जो है मस्तिष्क के विचारों का अध्ययन कहलाता है, मनोविज्ञान जिसे हम कहते हैं हिंदी में। अगला प्रश्न,
डायनासोर थे। डायनासोर के जब वो थे उनकी पीरियड के आधार पर बताना है कि सीनोजोइक सरीसृप थे, मीसोजोइक पक्षी थे, पैलियोजोइक एम्फीबियंस थे या मेसोजोइक सरीसृप थे। तो इसमें से सही उत्तर क्या होगा? तो डायनासोर क्या थे? डायनासोर जो है मेसोजोइक एरा में रेप्टाइल्स थे, सरीसृप थे। तो डी ऑप्शन हमारा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी प्राचीन गैस, इसको हम आदिम गैस भी कह सकते हैं, पृथ्वी के वायुमंडल में अनुपस्थित थी? तो सारे ऑप्शंस पे आप विचार करेंगे तो मीथेन, अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड, ये गैसें ऐसी हैं जो हमारे आदिम वायुमंडल, जो प्रिमिटिव हमारा जो है एटमॉस्फेयर था, उसमें उपस्थित थी। ऑक्सीजन जो है अनुपस्थित थी या जो है इतनी कम मात्रा में थी जिसको हम नगण्य या नेग्लिजिबल कह सकते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? हमारा सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से सील जो है आप जानते हैं एक समुद्री जो है जंतु है, ये किस जाति का है? मछली है, कोई पक्षी है, या एक रेप्टाइल है, या एक मैमल है, स्तनपायी है? तो सील इसमें से क्या है? सील इसमें से एक मैमल है, यानी कि एक स्तनपायी है, और ये जो है ऑर्डर कॉर्निवोरा के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न देखेंगे, इनमें से कौन सा एक कीट नहीं है? कीट ना होने का मतलब क्या है? कि वो इंसेक्ट्स में नहीं आता है। इंसेक्ट कहते हैं कीट को। खटमल, मकड़ी, घरेलू मक्खी और मच्छर में से आपको बताना है कि इसमें से एक कीट नहीं है। तो इसमें से कीट की श्रेणी में कौन सा नहीं आता है? मकड़ी। मकड़ी एक कीट नहीं है, ये एक अलग क्लास जो है जो एरेक्निडा होता है, इसमें ऑर्डर एरेक्नी में आता है। अगला प्रश्न देखेंगे, सांप के जो जहरीले विषदंत होते हैं जिसके माध्यम से वो विष जो है सिक्रीट करता है, वो रूपांतरित हैं, यानी किससे रूपांतरित होकर वो दांत बने हैं? तो ये चारों ऑप्शंस आपके सामने दिए हैं, पेक्टोरल डेंटिशन, पैलेंटीन डेंटिशन, कैनाइन टीथ या गिम्बल टीथ। तो इसमें से आपको सही उत्तर बताना है। थोड़ा सा जो है बहुत स्पेसिफिक प्रश्न हो गया है, इसलिए हल्का सा आपको कठिन जरूर लगेगा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही हो जाएगा जंभिका दंत या गिम्बल टीथ, इससे रूपांतरित होकर वो विषदंत बनते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से ग्रुप के जंतु प्रायः रात्रिचर या नॉकटर्नल होते हैं? जो पक्षी या जंतु रात में विचरण करते हैं उनको हम नॉकटर्नल कहते हैं। तो इसमें से देखिए ये सारे जो है लिखे हुए हैं, इनमें से कौन सा पूरा एक जो है वर्ग है जो नॉकटर्नल होता है, ये आपको इसमें बताना है। तो इसमें अगर आप ऑप्शंस को देखिए तो मच्छर, चमगादड़ और उल्लू, ये जो है करेक्ट है। ये सभी नॉकटर्नल या रात्रिचर जो है जंतुओं में आते हैं। अगला प्रश्न, मच्छरों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब ये 5 कथन दे रखे हैं, पांचों कथन पे सोच के आपको बताना है कि कौन से सही हैं, कौन से सही नहीं है। केवल नर रक्त चूसते हैं, केवल मादा रक्त चूसती हैं, मादा पौधों का रक्त चूसती हैं, या मादा की अपेक्षा नर के डैने बड़े होते हैं और नर की अपेक्षा मादा के डैने बड़े होते हैं। आप यहाँ देख लीजिए 2 ही कथन इसमें से सही हैं, क्योंकि विकल्प से आपको पता चल रहा होगा कि इसमें से केवल 2 जो है सही हैं। वो कौन से सही हैं ये आपको बताना है। तो इसमें से सही उत्तर क्या हो जाएगा? केवल मादा रक्त चूसती है, दूसरा हमारा सही हो गया, और नर की अपेक्षा मादा के डैने बड़े होते हैं। तो इस तरह से हमारा उत्तर क्या हो सही हो जाएगा? हमारा डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित पौधों में या पादपों में किसका संग्रह अंग यानी स्टोरेज ऑर्गन स्टेम नहीं है? आपने जो है कई सारे पौधों में जो है स्टेम जो है पढ़े होंगे कि उनके डिफरेंट जो है स्टोरेज ऑर्गन्स होते हैं। स्टेम किसका स्टोरेज ऑर्गन नहीं है ये आपको बताना है। तो इसमें से सही उत्तर क्या हो जाएगा? शकरकंद, डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। इसमें जो है शकरकंद में जो स्टोरेज ऑर्गन है वो क्या होता है? रूट्स होते हैं। रूट्स ही जो है शकरकंद में स्टोरेज ऑर्गन के रूप में डेवलप होता है। तो डी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नांकित में कौन एक सुमेलित नहीं है? अब इसमें देखिए सभी से संबंधित है, अदरक राइजोम है या नहीं है, केसर
एक बीज से प्राप्त होता है, अफीम जो है अफीम की डूडी से प्राप्त होता है, सन जो है तने से प्राप्त होता है। तो ये पता लगाना है इसमें से कि एक इसमें से जो सुमेलित नहीं है वो कौन सा है। तो अगर ध्यान से देखेंगे जो केसर वाला ऑप्शन दिया है, केसर बीज से नहीं प्राप्त होता है। केसर कैसे प्राप्त होता है? केसर जो है उसके फूल के वर्तिकाग्र यानी स्टिग्मा से प्राप्त होता है। जो खाए जाने वाला योग्य केसर होता है वो स्टिग्मा से निकलता है। देखिए यहाँ पर केसर का फूल बना हुआ है, इससे लाल लाल जो ये स्टिग्मा है इसके, यही सूख कर जो है खाए जाने वाली केसर बन जाते हैं। केसर क्या है? इरिडिकेसी कुल का एक जो है मेंबर है और इसका नाम जो है क्रॉकस सटाइवस है। इसका मूल स्थान जो है दक्षिणी यूरोप है। इसकी खेती लेकिन जो है बहुत जगह होती है, स्पेन, इटली, ग्रीस, तुर्किस्तान, ईरान, चीन और भारत में भी जो इसकी खेती होती है, विशेषकर जो है जम्मू कश्मीर वाले क्षेत्र में। अगला प्रश्न, निम्न में से आलू का कौन सा भाग खाने योग्य होता है? यानी आलू का जो हम भाग खाते हैं वो क्या होता है? एक तना होता है, एक बीज होता है, जड़ होता है या फल होता है? तो आलू का स्टोरेज आर्गन अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में भी देखा क्या होता है? स्टेम होता है, यानी जो तना होता है वो रूपांतरित होकर आलू का खाने वाला भाग होता है, जिसमें उसमें स्टार्च और जो कार्बोहाइड्रेट संचित होता है। अगला प्रश्न, कुनैन। कुनैन क्या है? एक जो है दवा है या इससे जो है दवा बनाई जाती है। ये एक जो है केमिकल कंपाउंड है और मलेरिया के इलाज में इसका प्रयोग किया जाता है। ये सिनकोना पौधे से आता है, ये भी हमको पता है, लेकिन सिनकोना पौधे के किस भाग से आता है? पत्ती से, जड़ से, छाल से या पुष्प से? ये बताना है आपको। तो सिनकोना जो है कैसे प्राप्त होता है? सिनकोना हमको प्राप्त होता है छाल से, बार्क से, जिसको हम बार्क कहते हैं। तो पेड़ के बार्क से या छाल से जो है सिनकोना के कुनैन प्राप्त होता है। थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। सिनकोना ऊंचे वृक्ष के रूप में उगने वाला पौधा है। ये रूबिएसी कुल के अंतर्गत आता है और जो मलेरिया बुखार होता है इसमें विशेष रूप से काम आने वाली कुनैन नाम की जो औषधि होती है इस पौधे की छाल से ही प्राप्त किया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, कोरोना रोगियों के उपचार के लिए प्रयुक्त हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन दवा निम्नलिखित में से किस पौधे की छाल से प्राप्त होती है? तो हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन दवा जो है भारत में बहुतायत में बनाई जाती है और अभी जब कोरोना पीरियड में संकट हुआ था तो भारत से जो है कई देशों में इसकी सप्लाई भी की गई थी, भेजा भी गया था। तो ये किससे मिलता है? प्रश्न ये है, अश्वगंधा, सर्पगंधा, सिनकोना या एलोवेरा? तो ये जो है प्राप्त होता है किससे? ये जो है सिनकोना पौधे की छाल से ही प्राप्त होता है, जिससे मलेरिया के लिए जो है कुनैन प्राप्त किया जाता है। ये सिनकोना पौधा अगर आप देखें तो इस तरह से दिखाई देता है। अगला प्रश्न देखेंगे, अफीम प्राप्त किया जाता है जिसको हम ओपियम कहते हैं, अफीम कैसे प्राप्त किया जाता है? सूखी पत्तियों से, पौधे की जड़ों से, बिना पके फल के लेटेक्स से या पके फल के लेटेक्स से? काफ़ी क्लोज ऑप्शन दिए हुए हैं सी और डी में और उत्तर आपको यही मिलेगा, ये आप जानते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या है? जो बिना पका हुआ फल होता है उसके लेटेक्स से। लेटेक्स क्या होता है? दूध जैसा जो है उसमें से सिक्रीशन निकलता है, जब उस पर चीरा लगाया जाता है तो उससे जो है ये अफीम प्राप्त होता है। थोड़ा सा इस पौधे के बारे में जान लेते हैं। अफीम जिसको हम इंग्लिश में ओपियम कहते हैं, अफीम के पौधे पेपेवर सोमेफेरम के दूध या लेटेक्स को सुखाकर बनाया जाता है, जिसके सेवन से जो है मादकता आती है। इसका सेवन करने वालों को अन्य बातों के अलावा तेज नींद भी आती है। अफीम में 12% तक मॉर्फिन पाया जाता है जो कि एक दर्द निवारक दवा होती है और इसको और अगर जो है प्रोसेस किया जाता है तो उससे हेरोइन प्राप्त होती है, जिसको आपने सुना होगा कि ये क्या है? एक ड्रग है, मादक ड्रग, जो अवैध रूप से जो है लोग लेते हैं और ये जो है कानूनन क्या होता है? कानूनन जो है ये इलीगल माना गया है। तो इसका अफीम का पौधा निश्चित रूप से इस तरह से होता है और जो फल की बात की जा रही वो फल इस तरह से होता है। इस पर ही कट लगाकर जो है इससे लेटेक्स निकाला जाता है, उसको सुखाकर जो है अफीम बनाया जाता है। अगला प्रश्न क्या है? एजोला। एजोला जो है एक जो है जलीय पौधा है, लेकिन ये है क्या? किस कैटेगरी में आता है? एक जलीय फर्न है, एक एल्गी है या एक जलीय बैक्टीरिया है या इनमें से कोई नहीं है? तो एजोला क्या है? एजोला जो है एक जलीय फर्न है। ए ऑप्शन यहाँ पर
करेक्ट होगा। कैसा होता है, अगर आपने देखा होगा किसी तालाब में या जहाँ पानी रुका हुआ होता है तो पूरी सतह पे इस तरह से जो है हरी हरी जो है पौधे की एक चादर छा जाती है। ये एक फर्न होता है जिसके कारण जो है पूरी वाटर बॉडी जो है हरी दिखने लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलीय फर्न जिसे जैव उर्वरक यानी बायो फर्टिलाइजर के रूप में प्रयुक्त किया जाता है वो कौन सा है? आसान क्वेश्चन है, कई बार पूछा भी जा चुका है ये। तो जैव उर्वरक के रूप में निम्न में से किसका प्रयोग होता है? देख लीजिए, सॉल्विनिया, एजोला, मार्सिलिया या टेरेडियम। इनमें से ज़्यादातर जो है टेरिडोफाइट्स हैं, अगर आप बॉटनी पढ़े होंगे। बाकी एजोला जो है फर्न है, भी आपने पीछे ही देखा। तो एजोला इसमें से क्या है जिसको बायो फर्टिलाइजर के रूप में यूज़ किया जाता है? अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस सेल ऑर्गेनेल को या कोशिकांग को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है? ये क्वेश्चन ऐसा है जो है छोटी क्लासेस से लेकर बड़ी क्लासेस सभी में जो है लगातार आता रहता है। तो कोशिका का पावर हाउस किसको कहते हैं? आसान क्वेश्चन है, ये है माइटोकॉन्ड्रिया। बी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। क्यों कहते हैं ये भी पता होना चाहिए, तो थोड़ा सा इसकी संरचना के बारे में जान लेते हैं। यूकैरियोटिक सेल्स में जो है ओवल या रॉड शेप्ड दोहरी झिल्ली से घिरा ये ऑर्गेनेल होता है माइटोकॉन्ड्रिया। इसका शुरुआती वर्णन सबसे पहले जो है इसके बारे में जो डिस्क्राइब किया था कॉलिकर ने किया था 1880 में, और इसको नाम दिया था सैक्रोसोम्स। फिर 1890 में ऑल्टमन ने इसकी विधिवत खोज की थी, इसका अध्ययन किया था और इसका विस्तृत वर्णन जो है बायोप्लास्ट के रूप में किया था। लेकिन ये जो माइटोकॉन्ड्रिया शब्द आज यूज़ किया जाता है इसके लिए, इसका सबसे पहले प्रयोग जो है सी बेंडा ने 1898 में किया था। ये माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर है जिसमें आउटर मेम्ब्रेन होती है, इनर मेम्ब्रेन होती है, यानी 2 लेयर्ड ये होता है, 2 मेम्ब्रेन पाई जाती हैं। बीच में जो पदार्थ भरा होता है उसको हम मैट्रिक्स कहते हैं, और आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच जो स्पेस होता है इसको इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस कहते हैं, और जो ये घुमावदार घुंडियाँ इसमें पाई जाती हैं उसको हम क्रिस्टी कहते हैं। इसी पर जो है F1 पार्टिकल्स होता है जहाँ पर जो है रिस्पायरेशन की प्रक्रिया संपन्न होती है। अगला प्रश्न, हमारे शरीर का अधिकतम भार जो है कैसे बना है? अस्थियों से मिलकर बनता है, शारीरिक अंगों से मिलकर बनता है, त्वचा मांसपेशी व अंगों से मिलता है, या जल से मिलकर बना होता है? जो हमारे शरीर का सबसे ज़्यादा जो है भार होता है वो किसके कारण होता है? जल के कारण, जो कि मैक्सिमम जो है हमारे शरीर में जल पाया जाता है। अगर हम एक एवरेज केमिकल कंपोजिशन देखें एक कोशिका का, तो इसमें जो वाटर होता है वो 70 से 90% तक होता है। प्रोटीन इसमें 10 से 15% होती है, कार्बोहाइड्रेट 3% का होता है, लिपिड्स जो है जिसको हम वसा कह सकते हैं वो 2% के लगभग होता है, फिर न्यूक्लिक एसिड 5 से 7% होता है, और आयंस जो है 1% होता है। ये तो हमारा हो गया जो है जब हम इसमें से पानी को साथ लेके चलते हैं। लेकिन अगर हम ड्राई मास्क शुष्क भार के आधार पर जो है देखेंगे किसी भी मैमेलियन सेल में, शुष्क भार का यहाँ मतलब क्या है, उसमें से हमने पानी को अलग कर दिया। पानी को अलग कर दिया तो जो है प्रोटीन जो है हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा होगा 60%, उसका लिपिड्स होंगे हमारे 16%, मिसलेनियस मेटाबोलाइट्स होंगे 10%, न्यूक्लिक एसिड लगभग 5% होगा, इनऑर्गेनिक 3% होगा, और ग्लाइकन्स जो है 6% होंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है? काफ़ी प्रचलित क्वेश्चन है, निश्चित रूप से आपको पता है। तो सबसे छोटी हमारे शरीर में हड्डी कौन सी पाई जाती है? स्टेपीज पाई जाती है। आप जानते हैं ये स्टेपीज कहाँ पाई जाती है? कान की हड्डी होती है, बहुत ही छोटी होती है। और कान में कुल 6 हड्डियाँ पाई जाती हैं जिनको हम मैलियस, इंकस, स्टेपीज होती हैं। और ये कैसी होती हैं? 6 का मतलब क्या है? ये सभी जोड़े में पाई जाती हैं, यानी मैलियस जो है 2 होती हैं, इंकस 2 होती हैं, स्टेपीज 2 होती हैं। और ये छोटी हड्डियां हैं जिनको हम श्रवणात्मक हड्डियां या कान की हड्डियां कहते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं मैलियस, इंकस और स्टेपीज। स्टेपीज देखिए काफ़ी छोटी होती है और इसी कारण जो है सबसे छोटी हड्डी ये शरीर की कही जाती है। अगला प्रश्न, सर्जरी या शल्यक्रिया में आर्थोप्लास्टी क्या है? जैसे एंजियोप्लास्टी होता है, आजकल वर्ड मशहूर है, उसी तरह से आर्थोप्लास्टी जो है क्या होता है ये आपको बताना है। तो आर्थोप्लास्टी का अर्थ होता है कूल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन, यानी हिप ज्वाइंट रिप्लेसमेंट को हम ऑर्थियोप्लास्टी के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे,
निम्नलिखित में से हमारे शरीर का सबसे दृढ़ भाग यानी सबसे हार्ड भाग या सबसे कठोर भाग कौन सा है? तो ये भी जो है काफ़ी प्रचलित क्वेश्चन है जो हम लोग काफ़ी लंबे समय से पढ़ते चले आ रहे हैं। शरीर का सबसे कठोर भाग जो होता है वो हमारे दांतों पे पाए जाने वाला इनेमल होता है, यानी इसको हम दंतवल्लक या टूथ इनेमल के नाम से हम जानते हैं। तो दंतवल्क या दंत एनामेल जो है रीढ़धारियों के दांत के निर्माता मुख्य 4 प्रकार के ऊतकों में से एक है। दांतों का निर्माण करने वाले 3 अन्य टिश्यूज कौन से होते हैं? एक तो डेंटिन होता है, सीमेंटिन होता है और डेंट पल्प होता है। मानव शरीर में यह इन सब में सबसे कठोर तथा बहुत अधिक खनिज लवण युक्त पदार्थ होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, हीमोग्लोबिन के संबंध में निम्नांकित कथनों पर विचार करना है और सही उत्तर हमको चुनना है। तो चारों कथनों में से क्या क्या सही है ये आपको देखना है। ये हीमोग्लोबिन के बारे में दिया गया है। चारों कथनों को पढ़ते हैं। हीमोग्लोबिन में क्या होता है? इसमें लौह पाया जाता है, यानी इसमें आयरन होता है, बिल्कुल होता है। तो पहला कथन जो है हमारा सही हो गया। ये रक्त को लाल रंग प्रदान करता है, ये भी सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आयरन के कारण जो है हीमोग्लोबिन का जो है रंग लाल होता है, उसी कारण जो है आरबीसी जो है लाल रंग की हो जाती है। यह कुछ रोगों के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान करता है। क्या ऐसा है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो है हीमोग्लोबिन जो है किसी भी रोग के लिए कोई भी प्रतिरक्षा या जो है इम्यून मैकेनिज्म डेवलप नहीं करता है। ये रक्त में ऑक्सीजन का वाहक है, बिल्कुल सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट काम जो है इसका यही होता है। तो उत्तर हमारा क्या सही हो गया? सी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो गया। अगला प्रश्न भी आरबीसी के बारे में ही है और बहुत ही आसान प्रश्न है। लाल रक्त कणिकाओं या आरबीसी का रंग लाल क्यों होता है? ये क्वेश्चन निश्चित रूप से पिछले क्वेश्चन से बिल्कुल जुड़ा हुआ है, आप इसका तुरंत उत्तर दे सकते हैं। तो आरबीसी का रंग लाल क्यों होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। अभी हमने डिस्कस किया इसके बारे में। अगला प्रश्न, निम्न रक्त वर्ग में सार्वत्रिक दाता यानी यूनिवर्सल डोनर कौन सा ब्लड ग्रुप है? बी, ओ, ए या बी? तो इसमें से यूनिवर्सल डोनर कौन सा हो गया? ओ ब्लड को यूनिवर्सल डोनर कहते हैं, ए बी को यूनिवर्सल रिसिपिएंट यानी सर्वग्राही कहा जाता है हिंदी में। ये आपके सामने ब्लड ग्रुप का चार्ट है जिसमें एंटीजन और एंटीबॉडी आपको बताई गई है। अगर ग्रुप ए की बात करेंगे तो ग्रुप ए में कौन सी एंटीबॉडी पाई जाती है? बी। हमेशा ध्यान रखिएगा, ए है तो बी पाई जाएगी, बी है तो एंटीबॉडी ए पाई जाएगी, ए बी है तो इसमें कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाई जाएगी, ग्रुप ओ है तो उसमें ए और बी दोनों ही एंटीबॉडी पाई जाती है। इसी प्रकार आपसे एंटीजन पूछा जाए, क्योंकि इस तरह के प्रश्न बहुत बनते हैं। तो एंटीजन जो है ग्रुप ए में ए एंटीजन पाया जाएगा, सेम जो है नाम रहेगा। ग्रुप बी में बी एंटीजन पाया जाएगा, ए बी में ए और बी दोनों ही एंटीजन पाए जाएंगे और ग्रुप में कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता है। ग्रुप ओ में कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता है, इसी कारण जो है ये ब्लड ग्रुप सभी को दिया जा सकता है। थ्योरेटिकली ये जो है इसीलिए माना जाता है। लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि इमरजेंसी में किसी को ब्लड चढ़ाना है, उस समय हमको बिना रक्त, हमारे पास इतना भी समय नहीं है कि हम जो है रक्त की जांच कर सकें, तो हमको कौन सा ब्लड ग्रुप चढ़ाया जा सकता है बिना जांच के? ओ निगेटिव, क्योंकि ओ पॉजिटिव भी कुछ लोगों को नहीं चढ़ाया जा सकता है। अभी वो हम आगे के चार्ट में देखेंगे। अब ये जो है आरबीसी का कॉम्पैक्टिबिलिटी टेबल है कि किस किस को क्या दिया जा सकता है। आप देखिए ओ निगेटिव जो है ये सभी ब्लड ग्रुप को, जितने भी आरएच फैक्टर के हिसाब से ब्लड ग्रुप होते हैं सभी को दिया जा सकता है। बाकी में जो है इसी तरह से ए बी प्लस जो है सभी से ले सकता है, ए बी प्लस वाले को छोड़कर। तो ये जो है एक स्पेसिफिक चार्ट है डोनर और रेसिपिएंट का। अगला प्रश्न देखेंगे, लाल रक्त कणिकाएं यानी आरबीसी कहाँ पर बनती हैं? हमारे शरीर के किस हिस्से में आरबीसी बनती है ये आपको बताना है। तो आरबीसी जो हमारी बनती है वो वहाँ बनती है बोन मैरो में बनती है, और इसमें भी पर्टिकुलर रेड बोन मैरो होता है, वहाँ पर आरबीसी का निर्माण होता है। तो आरबीसी का निर्माण हमारे रेड बोन मैरो में होता है तथा इसका जीवन काल 120 दिनों का होता है लगभग, और इसके पश्चात ये प्लीहाज यानी जब 120 दिनों के बाद आरबीसी खत्म होती है, नष्ट होती है, तो स्प्लीन में जाकर ये मृत हो जाती है। इसीलिए स्प्लीन को ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी या
आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहते हैं। हमारे ब्लड में अगर आरबीसी की गणना करनी हो तो उसके लिए एक यंत्र जो है प्रयोग किया जाता है जिसको हम कहते हैं हीमोसाइटोमीटर। और आरबीसी का जो निर्माण यानी आरबीसी के जो बनने की प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है, एरिथ्रोपोएसिस कहलाती है। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, एक सामान्य 70 किलो वाले एक वयस्क मनुष्य में रक्त की कुल मात्रा लगभग कितनी होती है। तो देखिए ये वैरी भी करता है, लेकिन एक आदर्श रूप में कहा जाता है कि 5 मिलीलीटर 5000 मिलीलीटर या 5 लीटर जो है पाया जाता है। कहीं कहीं किताबों में एक सामान्य तौर पर 5 लीटर से 6 लीटर भी लिख दिया जाता है, लेकिन आयोग ने जो है 5 लीटर जो है 5 लीटर जो है इसको स्वीकार किया है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन यही माना जाएगा। अब ब्लड क्या है, एक जो है कनेक्टिव टिश्यू है, तरल संयोजी ऊतक है और इसकी उत्पत्ति जो है एम्ब्रियोनिक स्टेज में मीजोडर्म जो लेयर होती है एम्ब्रियो की उससे होती है। ये थोड़ा सा नमकीन होता है, जल से हल्का गाढ़ा होता है, गहरे लाल रंग का होता है। इसकी जो विस्कोसिटी होती है, जो गाढ़ापन या जिसको हम श्यानता कहते हैं, वो पानी से 4.5 से 5.5 गुना अधिक होती है। और ये 38 डिग्री सेल्सियस, ये सॉरी यहाँ पर 0 लिख गया, ये ऊपर होना चाहिए। 38 डिग्री सेल्सियस यानी 100 डिग्री फ़ारेनहाइट पर इसका जो तापमान है वो मान जो है 7.3 से 7.4 तक जो है होता है, यानी इसका पीएच जो है हल्का क्षारीय होता है। और मनुष्यों के रक्त उनके पूरे शरीर के भार के 7 से 8% तक होता है, अथवा उनके शरीर के पूर्ण आयतन का 1/3 भाग होता है। इसलिए कहा जाता है एक स्वस्थ मनुष्य जो 70 किलोग्राम का है उसमें 5 से 6 लीटर तक रक्त होता है, लेकिन स्पेसिफिकली यहाँ पर पूछा गया है तो आपका उत्तर 5 लीटर ही होगा। अगला प्रश्न, RH फैक्टर या RH कारक जो नाम दिया जाता है वो किससे संबंधित है? एक एपिस से यानी कपी से, एक मानव से, एक बंदर से, या एक जो है चूहे से। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा मंकी या बंदर। क्यों? क्योंकि रीसस नाम का एक बंदर था जिसमें कार्ल लैंडस्टीनर ने 1900 में RH फैक्टर की खोज की थी। उसके बाद से ही ये पता चला कि अगर O ब्लड ग्रुप है तो ये RH फैक्टर प्रेजेंट होगा तो उसको O पॉजिटिव कहेंगे, अगर RH फैक्टर नहीं होगा उपस्थित तो उसको O निगेटिव कहेंगे। तो वहाँ से जो है पॉजिटिव निगेटिव वाली थ्योरी स्टार्ट हुई है। रीसस जो है लाल रक्त कोशिकाओं में पाया जाने वाला एक आनुवांशिक प्रोटीन है। यदि हमारे रक्त में ये प्रोटीन पाई जाती है जिसको RH प्रोटीन कहते हैं तो हम RH पॉजिटिव कहलाते हैं। अगला प्रश्न, अब जो है ये थोड़ा सा बॉटनी से संबंधित प्रश्न है। वह क्रिया जिसके द्वारा पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं वो क्या कहलाता है? वो जो है रसाकर्षण कहलाता है, श्वसन कहलाता है, प्रकाश संश्लेषण कहलाता है, या रस संकुचन कहलाता है? तो इसका सही उत्तर तो बहुत आसान है। वह क्रिया जिसके द्वारा पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं उसको हम प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस के नाम से जानते हैं। फोटोसिंथेसिस के बारे में हम लोगों ने काफ़ी कुछ पढ़ा है। सबसे प्राइमरी बात यह है कि जो हरे पौधे होते हैं जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, वो लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज कर देते हैं सूर्य के प्रकाश की सहायता से और कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में। तो ये रिएक्शन क्या होती है? कार्बन डाइऑक्साइड और जल ये मिलते हैं सनलाइट और क्लोरोफिल में तो ये घटना होती ही है सनलाइट की उपस्थिति में। ग्लूकोज बनता है, ऑक्सीजन बनता है और जल, ऑक्सीजन भी इसमें एक बाई प्रोडक्ट के रूप में रिलीज होती है और जल भी इसमें एक बाई प्रोडक्ट के रूप में रिलीज होती है। तो ये पूरी जो है इसकी मोटी मोटी जो है केमिकल रिएक्शन है जिससे भी प्रश्न आते हैं। अब अगला प्रश्न भी इस पे आधारित है। फोटोसिंथेसिस हेतु सबसे ज़्यादा क्रियाशील या एक्टिव लाइट का स्पेक्ट्रम या जो है लाइट स्पेक्ट्रम या प्रकाश कौन सा है? बैगनी प्रकाश, लाल प्रकाश, नीला प्रकाश या हरा प्रकाश? तो जो सबसे क्रियाशील प्रकाश है यानी जिसमें सबसे ज़्यादा जो है प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है वो कौन सी है? वो है रेड लाइट, लाल प्रकाश। अधिकतम प्रकाश संश्लेषण लाल रंग के प्रकाश जो कि 150 नैनोमीटर जिसका जो है तरंगदैर्घ्य होता है उसमें होती है। उसके बाद नीले रंग के प्रकाश में
पर अधिकतम होती है। हालांकि जो क्लोरोफिल होता है वो लाल प्रकाश की अपेक्षा नीले प्रकाश को अधिक अवशोषित करता है, लेकिन प्रकाश संश्लेषण में सबसे ज़्यादा प्रयोग जो है लाल प्रकाश का ही किया जाता है, यानी रेड जो है लाइट के स्पेक्ट्रम का जो रेड भाग होता है उसका उपयोग होता है। प्रकाश संश्लेषण क्लोरोप्लास्ट में होता है, इसीलिए इसे पौधे का रसोई घर भी कहा जाता है, यानी किचन ऑफ द सेल कहा जाता है। प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक अभिक्रिया जिसको लाइट रिएक्शन कहते हैं, ये क्लोरोप्लास्ट के ग्राना में होती, क्लोरोप्लास्ट के अंदर ग्राना होते हैं उसमें होती है। और जो लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शंस होती हैं या जिसको हम डार्क रिएक्शन कहते हैं, जिसके लिए प्रकाश की उपस्थिति अनिवार्य नहीं है, वो क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में भी होती है। तो दोनों चीज़ों को याद रखिएगा कि जो लाइट रिएक्शन है वो कहाँ हो रही है, वो ग्रैना में हो रही है, और जो डार्क रिएक्शन है वो कहाँ हो रही है, वो स्ट्रोमा में हो रही है। इस तरह से भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। अगला प्रश्न, ऑक्सीजन जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में उत्पन्न होती है वो आती कहाँ से, यानी ऑक्सीजन जो बाई प्रोडक्ट के रूप में इवॉल्व हो रही है वो कहाँ से उत्पन्न होती है, किसकी वजह से, कहाँ से आती है। तो ऑक्सीजन कहाँ से आती है, ऑक्सीजन जल से आती है। H2O की जो हाइड्रोलिसिस होती है, जिसको हम फोटोलिसिस यहाँ पर कहें तो ज़्यादा अच्छा टर्म है, क्योंकि वो प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश की वजह से होता है। तो लाइट रिएक्शन में प्रकाश की उपस्थिति में जो है होता है, और लाइट रिएक्शन की खोज रॉबर्ट हिल ने की थी, इसलिए को हिल रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं। तो लाइट रिएक्शन में जो है जल का अपघटन होता है, हाइड्रोलिसिस होती है, इसको दूसरे टर्म में हम फोटोलिसिस भी कहते हैं। इसमें हाइड्रोजन आयन और OH हाइड्रोक्सिल आयन जो है निकलता है और इसी से जो है ऑक्सीजन बनती है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया के लिए निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति आवश्यक नहीं है, यानी इसमें से कौन सी ऐसी चीज है जो नहीं भी होगी तब भी फोटोसिंथेसिस हो जाएगी। तो क्या है, सूर्य का प्रकाश तो जरूरी है, आप लोग जानते हैं। हालांकि रात में भी फोटोसिंथेसिस होती है, लेकिन वो कम मात्रा में होती है या कृत्रिम प्रकाश में भी हो सकती है। तो सूर्य का प्रकाश तो आवश्यक ही है, कार्बन डाइऑक्साइड भी जरूरी है, पानी भी जरूरी है, ऑक्सीजन ऐसी ज़रूरत है जिसकी आवश्यकता नहीं होती है फोटोसिंथेसिस में। फिर से इस रिएक्शन को देखेंगे तो आप समझ जाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड जरूरी है, जल जरूरी है, सनलाइट जरूरी है, क्लोरोफिल में तो ये होता ही है, और ऑक्सीजन जो है इसका एक बाई प्रोडक्ट है, इसलिए इसकी उपस्थिति अनिवार्य नहीं है क्लोरोफिल की फोटोसिंथेसिस होने के लिए। अगला प्रश्न, फोटोसिंथेसिस में कौन सा प्रकाश सबसे अधिक प्रभावकारी होता है। तो एक तरह से इसका उत्तर अभी हम लोगों ने दिया है, फिर से वही प्रश्न पूछा गया है। लाल रंग, लाल रंग में जो है सबसे अधिक फोटोसिंथेसिस होती है, और वो अधिकतम दर कब होती है, 30 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर जो है प्रकाश संश्लेषण की दर लाल रंग के प्रकाश में अधिकतम होती है। अगला प्रश्न विटामिन से है, विटामिन सी का मुख्य स्रोत क्या है। वैसे तो सामान्य तौर पे हम लोग जानते हैं क्या, कि जो खट्टे फल होते हैं, खट्टी चीज़ें होती हैं, उनसे सी मिलता है। तो यहाँ पर ऑप्शंस के हिसाब से देखेंगे, कच्चे एवं ताज़े फल, उनमें जो है क्या होता है, विटामिन सी होता है, क्योंकि अधिकांश जो कच्चे फल होते हैं वो थोड़े से खट्टे होते हैं और उनमें जो है विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। ये कई सारे एग्जांपल्स दिए हैं, जैसे आंवला, नारंगी, नींबू, संतरा, अंगूर, टमाटर, ये तो सिट्रस फैमिली के ही जो है फ्रूट्स हो गए, अंगूर, टमाटर, इनमें भी होता है। इसके अलावा अमरूद, सेब, केला, बेर, बिल्व, कटहल, सलजम, पुदीना, मूली के पत्ते, मुनक्का, दूध, चुकंदर, चौलाई, बंद गोभी, हरा धनिया और पालक में, इन सब में विटामिन सी अच्छे से पाया जाता है। कुछ हद तक दालों में भी विटामिन सी पाया जाता है, लेकिन वो मुख्य स्रोत नहीं होते हैं। आपका प्रश्न है कि मुख्य स्रोत क्या होता है। उसी से मिलता जुलता अगला प्रश्न आपके सामने आ गया, विटामिन सी का सबसे प्रचुर स्रोत कौन सा है। तो विटामिन सी का जो है सबसे प्रचुर स्रोत इसमें से कौन सा है, ये आपको देखना है। तो विटामिन सी का जो है सर्वाधिक प्रचुर स्रोत इसमें से कौन सा हो जाएगा, आप देखेंगे तो इसमें से संतरा, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। इस सबसे ज़्यादा जो है एबेंडेंस में विटामिन सी इसी में पाया जाएगा। ये नींबू वर्गीय फल हैं,
गोभी, ब्रोकली, पत्ता गोभी, स्ट्रॉबेरी इत्यादि में सबसे ज़्यादा विटामिन सी पाया जाता है। इसका जो है साइंटिफिक नेम एस्कॉर्बिक एसिड होता है। ये हमारे कनेक्टिव टिश्यू यानी संयोजी ऊतकों के निर्माण में सहायता करता है। अगर बॉडी में विटामिन सी कम हो जाए तो स्कर्वी नामक रोग हो जाता है, जो दांतों का रोग होता है। इसमें जो है दांत और बाल तो कमज़ोर होते ही हैं, त्वचा में दरारें पड़ जाती हैं और हड्डियों के कमज़ोर होना भी इसका लक्षण होता है। और मसूड़ों से खून निकलने लगते हैं, दांत ढीले हो जाते हैं और गर्म करने पर यह बेकार हो जाता है। क्या बेकार हो जाता है? विटामिन सी। यानी अगर आप जो है मान लीजिए संतरे का जूस पी रहे हैं, अगर आपने उसको गर्म करके पी लिया संतरे का जूस, तो उसमें से सारा विटामिन सी क्या हो जाएगा? डिस्ट्रॉय हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, किसके अवशोषण में विटामिन सी मदद करता है? तो विटामिन सी जो है किसके अवशोषण में या अब्जॉर्प्शन में मदद करता है? सही ऑप्शन किसका क्या हो जाएगा? लोहे के, आयरन या जो फेरस के जो है अवशोषण को जो हमारे बॉडी में होता है उसमें विटामिन सी मदद करता है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से यौगिकों के किस समूह, यौगिक मतलब कंपाउंड्स, तो यौगिकों के किस समूह को सहायक आहार कारक या ऑक्सिलरी डाइटरी फैक्टर कहते हैं? किसको कहते हैं? आसान प्रश्न है। ये नाम दिया जाता है विटामिन्स को। विटामिन्स को सहायक आहार कारक कहा जाता है। विटामिन भोजन का अवयव है जिसमें सहायक आहार कारक की संज्ञा दी जाती है। अल्प मात्रा में इसकी आवश्यकता सभी जीवों में होती है। फंक ने 1912 में सर्वप्रथम विटामिन शब्द को प्रतिपादित किया था। थायमीन, जिसको हम विटामिन B1 कहते हैं, इसको सबसे पहले चावल से 1924 में अलग किया गया था। यानी ये जो है पहला ऐसा विटामिन था जिसको प्रयोगशाला में अलग किया गया था। सभी विटामिन में कार्बनिक यौगिक यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जिनकी बहुत कम मात्रा में हमें ज़रूरत होती है, परंतु ये मेटाबॉलिक रिएक्शन को करने में सहायता करते हैं, अतः इनकी कमी से डिफिशियंसी डिजीज हो जाता है। तो 40वां प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ विटामिन्स दिए हुए हैं, एक तरफ जो है उनसे होने वाले रोग यानी उनकी कमी से होने वाले रोग दिए हुए हैं। तो इसको आपको जो है सॉल्व करना है। इसमें से अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक एक करके देखिए जो है कौन सा जो है किसकी वजह से होता है। तो विटामिन ए जो है, विटामिन ए से रतौंधी होता है, नाइट ब्लाइंडनेस, ये आप जानते हैं, बिल्कुल ठीक है। विटामिन B3 की कमी से पेलाग्रा हो जाता है और शरीर में फोलिक एसिड नहीं होता है तो हीमोग्लोबिन नहीं बन पाता है, जिसकी वजह से जो है हमको एनीमिया या रक्ताल्पता हो जाती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? विटामिन डी। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग होता है जिसको हम लोग सूखा रोग कहते हैं। वर्णांधता नहीं होती है। जो वर्णांधता रोग है या जिसको हम लोग जो है कलर ब्लाइंडनेस कहते हैं, जिसमें दो विशेष रंगों के बीच जो है व्यक्ति अपने सामान्य दृष्टि से पहचान नहीं कर पाता, अंतर नहीं कर पाता है, वो क्या है? वो एक इनहेरिटेंस की डिजीज़ है, वो एक वंशानुगत रोग है जो एक्स संलग्न जो है गुणसूत्र के माध्यम से फैलता है। और विटामिन डी के बारे में हमने देखा कि जो है विटामिन डी की अगर कमी हो जाए तो बच्चों में रिकेट्स जिसको सूखा रोग कहते हैं और वयस्कों में ऑस्टियोमलेशिया नामक रोग हो जाता है। रिकेट्स के प्रभावित बच्चों में क्या हो जाता है? पैर की हड्डियां, हाथों की हड्डियां ये सब टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं और उसको चलने फिरने में दिक्कत होती है। जबकि ऑस्टियोमलेशिया जो है जो वयस्कों में होता है, इसमें वयस्कों की रीढ़ की हड्डी झुक जाती है, वह हड्डियों के टूटने की भी संभावना बढ़ती है। विटामिन डी का महत्व क्या है? जो हमारी आहार नाल है, एलिमेंट्री कैनाल है, वहाँ से कैल्शियम तथा फास्फोरस का जो एब्जॉर्प्शन होता है वो आहार नाल में विटामिन डी की वजह से बढ़ जाता है। तो ये हड्डियों की वृद्धि और स्वास्थ्य के लिए आवश्यक होता है। रिकेट्स इससे होने वाली एक प्रमुख बीमारी हम जान लेते हैं। वर्णांधता के बारे में भी हम लोग बात कर रहे थे, थोड़ा सा इसको समझ लीजिएगा, ज़्यादातर इसको आप लोग नहीं पढ़ने को मिलता है। तो कलर ब्लाइंडनेस जो रोग है उसमें लाल और हरे रंग में, ये सबसे सामान्य कंडीशन है, और भी तरह के होते हैं, लेकिन लाल और हरे रंग में जो है बोध नहीं हो पाता है और ये जो है रोग जन्म से ही होता है या बाद में भी हो सकता है, लेकिन ये मुख्य रूप से वंशानुगत होने के कारण जन्म से होता है।
अब रेड और ग्रीन जो कलर ब्लाइंडनेस है, इसके भी 4 प्रकार होते हैं। बहुत ज़्यादा हम डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन थोड़ा सा नाम ध्यान रखिएगा, कभी पूछ लिया आ जाए आपको। तो ड्यूटेरोनोमाइल ये महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों में अधिक होता है, और ये जब होता है ग्रीन कॉर्न्स फोटो पिगमेंट काम नहीं करता है, जिसके कारण पीला और हरा रंग जो है लाल दिखाई देता है, यानी पीला और हरा जो है अलग अलग नहीं दिखाई देता है। और पीड़ित व्यक्ति क्या करता है, बैगनी और नीले रंग में अंतर स्पष्ट नहीं कर पाता। इसी तरह से प्रोटानोमली, इसमें जो है क्या होता है, इसमें नारंगी, लाल और पीले रंग व्यक्ति को हरे दिखाई देते हैं। ये वर्णांतता काफ़ी हल्की होती है और दैनिक जीवन में विशेष समस्या नहीं होती है। फिर अगला जो है कलर ब्लाइंडनेस का टाइप है प्रोटेनोपिया। इसमें जो है क्या होता है, व्यक्ति को लाल रंग गहरे भूरे रंग का दिखाई देने लगता है। इसके अलावा नारंगी, पीले और हरे रंग की वस्तुएं कुछ पीले रंग की दिखाई देने लगती हैं। इसका चौथा प्रकार है ड्यूटेरोनोपिया। इसमें जो है क्या होता है, लाल रंग की वस्तुएं भूरे पीले रंग की दिखाई देती हैं और हरा रंग गहरा पीला दिखाई देता है। तो ये तरह तरह के कलर ब्लाइंडनेस होते हैं और आनुवांशिकता ही इसका मुख्य कारण है। ये रोग आमतौर पर माँ से बेटों में जाता है, यानी माँ इसकी जो है वाहक होती है और बेटों में इसका प्रभाव उत्पन्न होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है, विटामिन डी से सूखा रोग या सुखंडी होता है, अभी हमने डिस्कस किया है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी हो जाता है, जिससे मसूड़ों में खून आने लगता है, ये भी ठीक दिया हुआ है। विटामिन B1 की कमी से बेरी रोग होता है, ये आप लोग निश्चित रूप से जानते हैं। लेकिन गठिया रोग जो है किसी विटामिन की कमी से नहीं होता है, तो विटामिन ए की कमी से गठिया रोग नहीं होता। विटामिन ए की कमी से क्या होता है, रतौंधी होती है। अभी लास्ट क्वेश्चन में हम लोगों ने इसको पढ़ा है। तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी होती है। गठिया के जो है बाकी अलग कारण है, जिसके कारण जो है जॉइंट्स में पेन होता है और जॉइंट्स जो है इमूवेबल हो जाते हैं। अगला प्रश्न लेंगे, इसमें सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, यानी कौन सा विटामिन किस स्रोत से प्राप्त होता है ये आपको बताना है। तो देखते हैं, विटामिन के कहाँ से प्राप्त होता है? विटामिन के हमको अल्फ़ा से प्राप्त होता है। इसके बाद विटामिन डी जो है वैसे तो सबसे ज़्यादा प्रचुर मात्रा में सूर्य के प्रकाश से मिलता है, लेकिन कॉड लिवर ऑयल में भी विटामिन डी होता है। विटामिन ई की अगर हम बात करें तो विटामिन ई जो है जो गेहूं का भ्रूण होता है उसके तेल से जो है प्राप्त हो जाता है, और नींबू या जितने भी सिट्रस वाले फल होते हैं वो विटामिन सी के अच्छे स्रोत होते हैं। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? इसका हमारा उत्तर हो जाएगा डी ऑप्शन जो है यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रतौंधी निम्नलिखित में किसके कारण होती है? किसकी कमी के कारण होती है? अब तो इसमें बताने की भी ज़रूरत नहीं है, आपको याद हो गया होगा, विटामिन ए की कमी से रतौंधी होती है। विटामिन ए का साइंटिफिक नाम क्या होता है? रेटिनॉल होता है। इसे एंटी जीरोप्थैल्मिक विटामिन भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये आँखों की जो है क्षमता को बढ़ाने वाला विटामिन है। ये जो है अनसैचुरेटेड अल्कोहल होता है। ये बीटा कैरोटीन से हमारे शरीर में बनाया जाता है, और बीटा कैरोटीन हमको कहाँ से मिलता है? पौधों से मिलता है। कैरोटीन का पाचन जो है हमारी छोटी आंत में अवशोषण होता है। अब इनके स्रोत क्या हैं? जैसे गाजर, पपीता, दूध, खमीर, बटर, फैट प्रोडक्ट ऑफ मिल्क, एग से हम इसको प्राप्त कर सकते हैं। इसकी कमी से जो है नाइट ब्लाइंडनेस या रतौंधी हो जाती है। बाकी हमारा शरीर थोड़ा सा कमज़ोर हो जाता है, उसमें संक्रमणों का, इन्फेक्शंस का खतरा बढ़ जाता है। जीरोप्थैल्मिया नामक डिजीज होती है। त्वचा और आँख की जो है कार्निया सूख जाती हैं, यानी जो हमारे आँखों की जो अच्छी फंक्शनिंग है वो किसके कारण होती है? वो जो है विटामिन ए के कारण होती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित विटामिन्स में से कौन सा किसी स्वप्न को पर्याप्त अवधि तक याद रखने में सहायक होता है? जैसे सपने देखना, सभी लोग सपने देखते हैं, कुछ लोग उसको याद रखते हैं, कुछ लोग नहीं रखते हैं। जिनको याद नहीं रहता वो ऐसा कहते हैं कि मैंने तो कोई सपना नहीं देखा, लेकिन सपना सभी देखते हैं, और उसको सुबह कौन याद रख सकता है ये अलग क्षमता है। तो ये जो याद रखने की क्षमता है वो विटामिन सी के कारण जो है विटामिन B6 के कारण जो है होती है। अब विटामिन B6 क्या है? ये पैरिडॉक्सिन कहते हैं इसको हम। पैरिडॉक्सिन अमीनो एसिड मेटाबॉलिज्म
आरबीसी के उत्पादन और न्यूरोट्रांसमीटर के निर्माण में भाग लेता है। यानी ये जो है अगर देखा जाए तो हमारे नर्वस सिस्टम के लिए भी बहुत ज़रूरी है। इस विटामिन के सबसे अच्छे स्रोत के रूप में चने, सालमन फिश, आलू इत्यादि शामिल हैं। और एक और अच्छी बात है, ये हमारे आंत के जीवाणुओं द्वारा भी संश्लेषित किया जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित विटामिन्स में से कौन सा शरीर में भंडारित नहीं होता है? तो इनमें से कौन सा शरीर में भंडारित नहीं होता है? तो इसकी एक सिंपल सी जो है थ्योरी है कि वही विटामिन जो है हमारे शरीर में भंडारित नहीं होंगे जो कैसे होंगे, वाटर सॉल्युबल होंगे। अब आप बताइए इसमें से वाटर सॉल्युबल विटामिन्स कौन से दिए हुए हैं? तो इसमें विटामिन सी जो है ये वाटर सॉल्युबल है, इसीलिए जो है इसका स्टोर हमारे शरीर में नहीं होता है। सी के अलावा कौन सा विटामिन होता है? बी भी होता है। तो बी और सी दोनों को याद रखिएगा, ये वाटर सॉल्युबल होने के कारण हमारे शरीर में भंडारित नहीं हो पाते हैं। निम्नलिखित में क्या आंत के जीवाणुओं द्वारा संश्लेषित होता है? तो अभी हमने एक का तो उत्तर देख लिया, एक और देख लीजिए। हमारी जो आंत में बैक्टीरियाज होते हैं जो हमारे लिए लाभदायक होते हैं, वो कुछ विटामिन्स का भी जो है संश्लेषण करते हैं, सिंथेसिस करते हैं। तो वो कौन से विटामिन्स हैं? वो होता है विटामिन B12 और विटामिन के, ये दोनों होता है। तो इसमें जो है उत्तर क्या होगा? ए और सी दोनों ही इसके सही उत्तर होंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, सूची दी हुई है, इधर एक तरफ रोग दिए हुए हैं, उनके कारण दिए हुए हैं। कारण का मतलब है कि उनकी कमी के कारण जो है ये रोग होता है, तो इनको हमको सुमेलित करना है। तो इसको हम बहुत आसानी से कर सकते हैं। रतौंधी या नाइट ब्लाइंडनेस, विटामिन ए के साथ इसका मेल हो गया। इसके बाद रिकेट्स अभी हमने पहले बात की है, विटामिन डी के कारण जो है होता है। स्कर्वी विटामिन सी से कारण कमी से होता है, और बेरी रोग जो होता है विटामिन बी से होता है। तो इस तरह से सही उत्तर हमारा क्या हो गया? सी ऑप्शन जो है हमारा बिल्कुल सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक विटामिन सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में त्वचा में बनता है? और वही उसका एक सबसे बड़ा स्रोत होता है, बाकी जहाँ से भी प्राप्त होता है वो बहुत ही नगण्य होता है। तो सूर्य के प्रकाश में हमारी त्वचा में कौन सा विटामिन संश्लेषित होता है? विटामिन डी। विटामिन डी बहुत ही महत्वपूर्ण भी होता है, इसको जो हम कैल्सीफेरॉल भी कहते हैं, या इसे सनशाइन विटामिन भी कहते हैं, या एंटी रिकेट्स यानी सूखा रोग के खिलाफ लड़ने वाला विटामिन कहते हैं। विटामिन डी जो होता है ये फैट सॉल्युबल होता है और प्रो हार्मोन का एक समूह होता है। इसके दो प्रमुख रूप होते हैं, एक तो विटामिन डी के रूप में पाया जाता है जिसको हम ऑर्गो कैल्सीफेरॉल कहते हैं, और विटामिन D3 जिसको हम कोले कैल्सीफेरॉल कहते हैं। विटामिन डी का जो है रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है, और सूर्य का प्रकाश ही इसका सबसे बड़ा और सबसे अच्छा स्रोत है। आगे बढ़ते हैं, गेहूं में रोटी बनाने के गुणों को प्रभावित करने वाला कौन सा पदार्थ है? तो ये कुछ जो है पदार्थ दिए हुए हैं, जिसमें से कुछ प्रोटीन्स हैं, कुछ एंजाइम्स हैं। तो इसमें जो है रोटी के गुण बनाने को जो प्रभावित करता है वो ग्लूटिन होता है। ए ऑप्शन जो है यहाँ पर बिल्कुल हमारा करेक्ट है। गेहूं की जो सख्त रोटी बनती है वो ग्लूटिन के कारण ही बनती है, और अगर जितनी ज़्यादा टाइट रोटी बनेगी इसका मतलब समझ लीजिए उसमें ग्लूटिन कंटेंट ज़्यादा है, और मुलायम गेहूं में ग्लूटिन कंटेंट कम होता है। आजकल आप देख रहे होंगे ग्लूटिन फ्री, जो लोग बहुत हेल्थ कॉन्शियस हैं वो इसकी वकालत करते हैं कि हमको ग्लूटिन फ्री या जो है मिनिमम ग्लूटिन जो है लेना चाहिए। तो इसी कारण जो है अब एक नया चलन भी चल रहा है। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से किस फसल में लौह यानी आयरन या Fe प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? प्रचुर मात्रा में कौन सा पाया जाता है? किसमें? तो प्रचुर मात्रा में पाया जाता है करौंदा में। बी ऑप्शन इसमें सही होगा। करौंदा में विटामिन सी भरपूर मात्रा में होता है। विटामिन सी का जो है सबसे बड़ा रोल क्या होता है? ये हमारे घाव के भरने में बहुत ही सहायक होता है, कहीं भी चोट लगती है। और जो है लौह पदार्थ जो है आयरन, इसका क्या काम होता है?
ये जो है हीमोग्लोबिन के निर्माण में काम आता है, ये जानते हैं। तो करौंदा दोनों तरह से उपयोगी है। इसमें विटामिन सी भी अच्छी मात्रा में पाया जाता है और आयरन भी पाया जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित विटामिन में से किसमें कोबाल्ट होता है? कोबाल्ट किसमें होता है ये आपको बताना है। तो कई बार क्वेश्चन ये पूछा गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कोबाल्ट जो है एक खनिज लवण है, एक मिनरल है जो कि विटामिन B12 में पाया जाता है। विटामिन B12 जो है हमारे शरीर की वृद्धि के लिए बहुत ही आवश्यक विटामिन होता है और इसकी कमी से क्या होता है, नर्वस सिस्टम जो है हमारा प्रभावित होता है। यानी हमारा जो तंत्रिका तंत्र है वो जो है इससे पूरी तरह से प्रभावित होती है। और इसका जो स्रोत होता है, कभी कभी स्रोत भी पूछ लेते हैं, तो वो मांस, मछली, यकृत, दूध, पनीर इत्यादि होता है। तो नर्वस सिस्टम के स्ट्रेंथनिंग के लिए हमको विटामिन B12 बहुत ही ज़रूरी है। अगला प्रश्न, दूध किस बैक्टीरिया के कारण खराब होता है? तो खराब होने की प्रक्रिया जो है, यानी कि दूध से दही की तरफ जब बनने लगता है तो हम जानते हैं कि उसमें बैक्टीरियल एक्टिविटी हो रही। कौन से बैक्टीरिया से होता है? लैक्टोबैसिलस। ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है जो हम लोग बहुत ही प्राइमरी लेवल से पढ़ते आ रहे हैं। ये जो है मिल्क शुगर को लैक्टिक एसिड में बदल देता है जिसके कारण दूध खट्टा हो जाता है। अब उससे जो है दही, छाछ या पनीर हम बना सकते हैं। अगला प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ जो है कुछ जो है केमिकल्स दिए हुए हैं और उनका क्या रोल है ये बताना है। तो एक एक करके इसको हम देखेंगे। हड्डियों में कौन सा यौगिक उपस्थित होता है? कैल्शियम फॉस्फेट। सिरका में कौन सा अम्ल होता है? सिरका में एसिटिक एसिड होता है। दूध का खट्टा होना अभी जस्ट हमने पढ़ा है, लैक्टिक एसिड कारण होता है। और फलों को पकाने के लिए एथिलीन का रोल होता है, ये एक जो है प्लांट हार्मोन है। अगला प्रश्न, दूध का दही में परिवर्तन किसके द्वारा होता है? तो ये तो एक केमिकल चेंज होता है और ये एक बैक्टीरिया के द्वारा होता है जिसको लैक्टोबैसिलस कहते हैं, जिसके बारे में अभी हमने पढ़ा। दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम क्या है? दूध को पचाने वाला या दूध की जो प्रोटीन होती है उसको पचाने वाला एंजाइम है रेनिन। और रेनिन की खास बात यह है कि ये जो है शिशु अवस्था में या जो है बाल्यावस्था में ही ज़्यादा सिक्रीट होता है। जैसे जैसे जो है लोग बड़े हो जाते हैं यानी एडल्ट में जो है ये नहीं होता है। और ये करता क्या है, जो दूध में प्रोटीन होती है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, केसीन कहते हैं। केसीन प्रोटीन को जो है ये पचाता है या उसको जो है सिंपल अमीनो एसिड में तोड़ देता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम प्रोटीनों को अमीनो अम्लों में विघटित करता है? तो कौन सा एंजाइम प्रोटीन्स को एमिनो एसिड्स में तोड़ता है, यानी प्रोटीन पर जो वर्क करता है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? पेप्सिन। पेप्सिन जो है हमारे आहार या हमारे पाचन तंत्र का एक जो है महत्वपूर्ण जो है भाग है। इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। पेप्सिन जो होता है वो स्टमक या आमाशय की दीवार में जो जठर ग्रंथियां होती हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं, उनमें से जो जठर रस या गैस्ट्रिक जूस निकलता है उसमें से निकलता है। ये आम्लीय होता है, इसका पीएच जो है 0.9 से 1.5 होता है, यानी बहुत ज़्यादा जो है ये एसिडिक होता है। और गैस्ट्रिक जूस में निम्नलिखित पदार्थ होते हैं। सबसे पहले तो इसमें से 97 से 99% तो जल होता है, बाकी कुछ जो है श्लेष्म होता है। फिर इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाया जाता है जिसके कारण ये बहुत एसिडिक होता है। ये भोजन के माध्यम को अम्लीय बना देता है और हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट कर देता है। भोजन को सड़ने से बचाता है और हड्डियों को गलाता है। हड्डियों का गलाना का मतलब है कि जो लोग नॉन वेजिटेरियन हैं वो जब हड्डी खाते हैं तो वो गलाने का काम यहीं पर होता है। फिर पेप्सिन जो हमारे प्रश्न में पूछा गया है, ये भोजन के प्रोटीन को पेप्टोन्स में चेंज कर देता है और उसके अलावा पॉलीपेप्टाइड में भी बदल देता है। रेनिन के बारे में अभी हमने पढ़ा था। ये दूध की जो सॉल्युबल प्रोटीन है जिसको हम केसीन कहते हैं, इसको जो है इनसॉल्युबल कर्ड या दही में बदल देता है। गैस्ट्रिक जूस में लाइपेज निकलता है, ये जो है किस पे काम करता है, ये फैट का जो है अपघटन करता है या पाचन करता है दूसरे शब्दों में। अगला प्रश्न, सबसे अधिक प्रोटीन पाई जाती है, सबसे अधिक प्रोटीन कहाँ पाई जाती है, ये आपको
बताना है। तो इसमें से अगर आप ध्यान से देखेंगे तो प्रोटीन के लगभग सभी स्रोत हैं, क्योंकि सभी जो है इसमें से दालें ही हैं, लेकिन सोयाबीन जो है ये सबसे ज़्यादा प्रोटीन इसमें पाई जाती है। सोयाबीन में जो प्रोटीन का परसेंटेज होता है, कभी आपसे पूछा जा सकता है, लगभग 40% प्रोटीन होता है। 20 से 23% तक इसमें फैट पाया जाता है और 30% तक जो है इसमें कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा। और सोयाबीन का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है? एमपी में जो है, एमपी इसका जो है एक अग्रणी राज्य है उत्पादन का। अगला प्रश्न, मानव के बाल एवं नख यानी बाल एवं नाखून जो होते हैं उसमें कौन सी प्रोटीन होती है? आसान प्रश्न है, निश्चित रूप से आप जानते हैं, उसमें क्रिएटिन प्रोटीन होती है। बी ऑप्शन जो है यहाँ पर सही है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित है? सही सुमेलित है, क्योंकि बाकी जो है गलत हैं। तो इसमें से सही सुमेलित आपको देखना है। विटामिन B1 क्या होता है? विटामिन B1 थायमीन होता है, यानी ये गलत हो गया। फिर विटामिन B6 क्या होता है? ये पैराडॉक्सिन होता है, तो ये भी गलत हो गया। उसके बाद जो है विटामिन B2 क्या होता है? राइबोफ्लेविन होता है, ये सही होता है। और विटामिन C क्या होता है? विटामिन C एस्कॉर्बिक एसिड होता है, ना कि कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल क्या होता है? विटामिन D होता है। तो इस तरह से हमने अपना सही उत्तर यहाँ पर चुन लिया। आगे बढ़ते हैं। मानव शरीर में अधिकतम मात्रा में पाया जाने वाला तत्व क्या होता है? इसमें से कौन सा जो है तत्व है जो मानव शरीर में सबसे ज़्यादा पाया जाता है? तो देखा जाए तो सबसे ज़्यादा मानव शरीर में कैल्शियम पाया जाता है। अब थोड़ा सा यहाँ पर समझ लीजिएगा कि 6 प्रमुख तत्व होते हैं मानव शरीर में। एक जो है ऑक्सीजन होता है, कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, नाइट्रोजन होता है, कैल्शियम और फास्फोरस होता है। तो ये सभी जो है हमारे में पाए जाते हैं। और जो मानव शरीर का भार होता है इसमें 65% तक ऑक्सीजन होती है, क्योंकि ऑक्सीजन हमारे विकल्प में था नहीं। उसके बाद 18% तक जो है कार्बन पाया जाता है। इसके बाद जो है 10% के लगभग जो है हाइड्रोजन पाया जाता है, 3% जो है नाइट्रोजन पाया जाता है और 1.4% कैल्शियम पाया जाता है, जो कि हड्डियों को बनाने में सबसे ज़्यादा रोल उसका होता है। और 1.1% जो है फास्फोरस जो है इसमें पाया जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसके चयापचयी प्रक्रम, इसको मेटाबॉलिज्म प्रोसेस या मेटाबॉलिक प्रोसेस कहते हैं, थोड़ा सा हिंदी में अजीब सा लगता है पढ़ने में। तो मेटाबॉलिक प्रोसेस से अधिकतम ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? तो आप जानते हैं कैलोरीफिक वैल्यू सभी की होती है, जितने भी जो है हमारे इंग्रेडिएंट्स हैं खाद्य पदार्थ के। तो इनमें से जो फैट होता है, अगर 1 ग्राम फैट को हम बर्न करते हैं तो हमको सबसे ज़्यादा कैलोरी मिलती है, 9.1 समथिंग कैलोरी होती है। प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के 1-1 ग्राम में लगभग बराबर कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है, जब जो है इनका ऑक्सीडेशन कहा जाता है। सामान्य भाषा में इसको हम क्या कहते हैं? बर्न करना कहते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, भोजन का एक प्रमुख अंग है, तो इनमें से भोजन का सबसे प्रमुख अंग कौन सा आपको दिख रहा है? देखिए, सेलुलोज का तो हमारे भोजन में बहुत ज़्यादा महत्व है नहीं, ये जानवरों में जो है ज़्यादा महत्व रखता है। और ग्लूकोज और स्टार्च जो है ये कार्बोहाइड्रेट से परिवर्तित होते हैं, तो सबसे ज़्यादा जो है महत्वपूर्ण इनमें से कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट जो है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलकर बने हुए यौगिक होते हैं। अगला प्रश्न, गाय के दूध पीले सफ़ेद रंग का होता है, जिसका कारण उनमें से किसकी उपस्थिति होती है? यानी कौन सा ऐसा पदार्थ पाया जाता है जिससे कि गाय के दूध में हल्का पीलापन दिखता है? तो इसमें कैसीन प्रोटीन के साथ कैरोटीन नामक जो है पिगमेंट या वर्णक पाया जाता है, उसकी वजह से हल्का सा पीलापन उसमें दिखता है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, ये बताना है। तो इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? कपड़े धोने का सोडा जो होता है वो पोटेशियम नहीं होता है, वो क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट होता है, जो कि एक अकार्बनिक यानी इनऑर्गेनिक यौगिक है, जिसका रासायनिक सूत्र यहाँ पर दिया है Na2CO3। इसको हम लोग बचपन से पढ़ते आए हैं, धावन सोडा, धोने का सोडा या वॉशिंग सोडा या सोडा ऐस या सोडा क्रिस्टल्स भी कहते हैं।
ये एक सामान्य लवण है जिसका जलीय घोल जो है कैसा होता है, क्षारीय होता है, इसीलिए इसका उपयोग जो है कपड़ा धोने में किया जाता है। अगला प्रश्न, कौन सूक्ष्म तत्व नहीं है? इसमें से माइक्रो एलिमेंट कौन सा नहीं है, ये आपको बताना है। तो ध्यान से देखिए, निश्चित रूप से आपने पढ़ा होगा कि इसमें से कौन सा जो है एक माइक्रो एलिमेंट नहीं है। तो माइक्रो एलिमेंट इसमें से नहीं है सल्फर, गंधक जो है एक माइक्रो एलिमेंट नहीं है। अब देखिए, बहुत सारे जो है हमारे शरीर में जो है खनिज पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, जिसको हम लोग शरीर में रिक्वायरमेंट की क्वांटिटी के हिसाब से मैक्रो एलिमेंट्स और माइक्रो एलिमेंट्स में बांटते हैं। लघु पोषक तत्वों की आवश्यकता बहुत सूक्ष्म मात्रा में होती है, और वहीं पर जो है जो दीर्घ पोषक तत्व होते हैं और अपेक्षाकृत हमको ज़्यादा चाहिए होते हैं। अब लोहा, जस्ता, मैग्नीज, कॉपर, आयोडीन, कोबाल्ट, निकिल, मॉलिब्डेनम, क्रोमियम, ये सभी सूक्ष्म हैं क्योंकि इनकी बहुत ही सूक्ष्म मात्रा में शरीर को चाहिए होती है। वहीं पर कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम, फास्फोरस, क्लोरीन और सल्फर, ये कैसे हैं, ये जो है दीर्घ तत्वों की श्रेणी में आते हैं, यानी मैक्रो एलिमेंट्स की श्रेणी में आते हैं। अगला सूची आपके सामने है हार्मोन, और उनको कौन सी ग्रंथि स्रावित करती है, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले बात करें प्रोजेस्टेरॉन की। प्रोजेस्टेरॉन कहाँ से सिक्रीट होता है? ये जो है महिला के गर्भाशय यानी ओवरी से सिक्रीट होता है। टेस्टोस्टेरॉन, जिसको पुरुष हार्मोन हम लोग कहते हैं, ये कहाँ से होता है? ये टेस्टिकल्स या वृषण से होता है पुरुषों में। फिर थायरॉक्सिन बहुत कॉमन है, थायराइड ग्लैंड से सिक्रीट होता है। और इंसुलिन जो है हमारे अग्नाशय या पैनक्रियाज के जो है जो बीटा होती हैं लैंगर आइसलेट्स ऑफ लैंगर है, उससे जो है सिक्रीट होता है। अगला प्रश्न, तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा सही था? यहाँ पर ऑप्शन ए सही था, ये बोलना मैं भूल गया। अगला देखते हैं, निम्नलिखित हार्मोन्स में से कौन सा एक स्त्रीलिंग या फीमेल हार्मोन है? तो अभी हमने इसको देखा, एस्ट्रोन क्या है? एक स्त्रीलिंग हार्मोन है, सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। एस्ट्रोन जो है फीमेल सेक्स हार्मोन है, वहीं पर टेस्टोस्टेरोन जो है मेल सेक्स हार्मोन होता है। पुरुष हार्मोन एंड्रोजन को एंड्रोस्ट्रोन भी कहते हैं, और थायरॉक्सिन हार्मोन जो है थायराइड ग्रंथि से स्रावित होता है और जो मेटाबॉलिक प्रोसेसेस होती हैं उनको नियंत्रित करता है। इसीलिए अगर हमारे शरीर में जो है कोई भी दिक्कत हो जाती है थायराइड से संबंधित, थायराइड ग्लैंड से संबंधित, तो हमारी ग्रोथ पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। कुछ लोग एकदम से बहुत मोटे हो जाते हैं, कुछ लोग बहुत पतले हो जाते हैं, बाकी हार्ट डिजीज़ेज़ और बाकी डिजीज़ेज़ उसमें होने लगती हैं क्योंकि ये मेटाबॉलिज्म को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है। अगला प्रश्न, कौन सा हार्मोन लड़ो और उड़ो, फ्लाइट और फ्राइट कहलाता है? बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। तो इसमें से सही उत्तर क्या होगा? एड्रीनेलिन। इसको हम इमरजेंसी हार्मोन भी कहते हैं। जब हमारा शरीर किसी संकट में होता है, हम किसी बहुत ही डरावनी विषम परिस्थिति में फंस जाते हैं, कोई हमको मारने के लिए दौड़ रहा है या हमको कहीं प्राण का खतरा लग रहा है, तो एड्रेनलिन बहुत भारी मात्रा में हमारी जो है एड्रिनल ग्लैंड से सिक्रीट होता है। ये हार्मोन क्रोध, डर, मानसिक तनाव और व्यस्तता की अवस्था में अत्यधिक स्रावित होता है। इसीलिए जो संकटकालीन परिस्थितियाँ होती हैं उसमें हम बहुत तेज़ी से जो है कोई निर्णय ले लेते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, परितृप्त या जिसको हम सेटिस्फैक्शन कहते हैं इंग्लिश में, एवं प्यास का केंद्र यानी थर्स्ट सेंटर मानव मस्तिष्क के निम्नलिखित में से किस भाग में स्थित होता है? तो कई सारे भाग होते हैं मानव मस्तिष्क से, इसमें से किस पे जो है डिपेंड होता है। तो जो सेटिस्फैक्शन होता है किसी काम को करने से, और उसके अलावा जो हमको प्यास का अनुभव होता है, उसका सेंटर जो है हमारे हाइपोथैलेमस में होता है। हाइपोथैलेमस गोनाडोट्रोपिन हार्मोन को स्रावित करने के साथ अन्य हार्मोन्स के निर्माण और उसके अलावा डिम उत्सर्जन का मतलब जो है ओवा को यानी ओवा को रिलीज़ करने का संकेत देता है। इसके बाद जो FSH होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ये अंडाशय को एस्ट्रोजन के निर्माण करने के संकेत देते हैं। तो ये सभी प्रक्रियाएं आप जानते हैं, ये जो है महिलाओं के जो है
उससे जुड़ी हुई हैं। हाइपोथैलेमस जो है अंतःस्रावी और तंत्रिका तंत्र के बीच एक संबंध के रूप में भी कार्य करता है। वास्तव में ये शरीर के कई आवश्यक कार्यों में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जैसे शरीर के तापमान का नियंत्रण, प्यास और भूख को नियंत्रित करना। ये भावनाओं को, नींद चक्र को, प्रसव, रक्तचाप, हृदय गति के नियमन में भी हस्तक्षेप करता है। साथ ही पाचन, रस के उत्पादन और शरीर के तरल पदार्थों के संतुलन में भी इसका काम आता है। इसके अलावा यह माना जाता है कि हाइपोथैलेमस में रासायनिक पदार्थ बनते हैं जो क्रोध, उदासी, प्यार में पड़ने की भावना, यौन संतुष्टि दूसरों के बीच में उत्पन्न करता है। अगला प्रश्न देखेंगे, इंसुलिन का उत्पादन कहाँ पर किया जाता है, किस ऑर्गन के द्वारा किया जाता है? अच्छा प्रश्न है और पूछा भी गया है, और भी एग्जाम्स में पूछा गया है। तो आइसलैंड्स ऑफ लैंगरहैंस, जैसा मैंने आपको बताया था, उसके द्वारा जो है इसका उत्पादन होता है। अब इसको थोड़ा समझ लीजिएगा, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। लैंगरहंस की दीपिका या आइसलैंड ऑफ लैंगरहंस द्वारा स्रावित हार्मोन और उनके कार्य जो है कौन कौन से हैं? तो पहले तो जो है इसमें 3 प्रकार की सेल्स पाई जाती हैं, 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, अल्फा, बीटा और जो है इसको गामा सेल्स भी कहते हैं। तो ये 3 तरह की सेल्स होती हैं। अब इसमें से क्या क्या हार्मोन्स सिक्रीट होते हैं? पहला तो है ग्लूकागॉन। ये हार्मोन जो है अल्फा कोशिकाओं से शुरू, तो ध्यान रखिएगा ये अल्फा से होता है, और ये लीवर में ग्लूकोनियोजेनेसिस यानी जो ग्लूकोज का जो है कन्वर्जन है उसको जो है चेंज, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में चेंज करके जो है ग्लूकोज की मात्रा हमारे शरीर में बढ़ाता है। यह ऊतकों में ग्लूकोज के उत्पादन में भी सहायक होता है। इसके बाद इंसुलिन होता है जो इसका उल्टा काम करता है। ये बीटा सेल्स से सिक्रीट होता है। ये कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यह पेशियों और लीवर में ग्लूकोज से ग्लाइकोजन के परिवर्तन दर को काफ़ी बढ़ा देता है। यानी अगर हमारे शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज है तो वो जो है हमारी पेशियों में और मुख्य रूप से हमारे लीवर में जाकर ग्लाइकोजन के फॉर्म में संचित हो जाती है, उसको ये नियंत्रित करता है। ये शर्करा और वसा के निर्माण में भी सहायक होता है और प्रोटीन संश्लेषण को भी प्रोटीन करता है, और ये ग्लूकोज के जो है मेटाबॉलिज्म को हमारे पेशियों में तेज करता है। तो ये इंसुलिन का काम हो गया। अब हमको डायबिटीज़ क्यों होती है? अगर इंसुलिन अपना ये काम करना बंद कर दे, यानी जो एक्स्ट्रा हमारे शरीर में ग्लूकोज मौजूद है उसको ग्लाइकोजन में ना चेंज करे, तो क्या होगा? हमारे शरीर में ग्लूकोज की मात्रा जो है बढ़ती जाएगी और जो है ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होके ऊर्जा नहीं मिल पाएगी। तो इंसुलिन अगर कम मात्रा में स्रावित हो रहा है तो उसको हम मधुमेह या डायबिटीज़ मेलिटस के नाम से जानते हैं। और इंसुलिन कहीं पर अगर ज़्यादा मात्रा में स्रावित हो रहा है तो हमारे शरीर में जितना भी ग्लूकोज है उसको वो चेंज कर देगा, तो वो जो है हाइपोग्लाइसीमिया की स्थिति में पहुंच जाएंगे हम, हमारे शरीर में ग्लूकोज की कमी हो जाएगी। तीसरे तरह का जो हार्मोन है वो डेल्टा कोशिकाओं या जिसको हम गामा कोशिका भी कहते हैं उससे स्रावित होता है। ये हार्मोन पॉलीपेप्टाइड होता है जो पचे हुए भोजन के एसिमिलेशन की अवधि को बढ़ाता है। अगला प्रश्न लेंगे, कथन और कारण के रूप में है, इसका सही उत्तर हमको देना है। सोते समय तीव्र प्रकाश अवांछनीय होता है। ठीक है, अगर आप सो रहे हैं तो आप इसीलिए जो है सारे जो है तेज लाइट्स को बंद कर देते हैं क्योंकि सोते समय वो हमको डिस्टर्ब करता है। तीव्र प्रकाश में शरीर में मेलाटोनिन का उत्पादन अधिक होता है, ऐसा नहीं है। तीव्र प्रकाश में शरीर में मेलाटोनिन का उत्पादन कम होता है। तो सी ऑप्शन हमारा सही होगा। ए सत्य है किंतु आर असत्य है। अगला प्रश्न देखेंगे, उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने यह खोज की थी कि मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक पैरासाइट से होता है। मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक पैरासाइट से होता है, ये हम लोग जानते हैं। किसने ये सबसे पहले डिस्कवर किया था? सर रोनाल्ड रॉस ने डिस्कवर किया था कि जो है प्लाज्मोडियम जो है जो एक कारक है, एक पैरासाइट है, उसके कारण मलेरिया होता है। प्लाज्मोडियम होता क्या है? ये एक प्रोटोजोआ है, यूनिसेलुलर प्रोटोजोआ है, और जो एनाफ्लीज होती है, फीमेल एनाफ्लीज, वो जो है इसको ले जाने का वाहक का कार्य करती। इसी कारण जो है सर रोनाल्ड रॉस को 1902 में नोबेल प्राइज़ मिला था। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, सिलिकोसिस क्या है?
सिलिकोसिस महत्वपूर्ण डिजीज़ है। सिलिकोसिस जो है एक फेफड़े से संबंधित बीमारी है जिसमें सिलिका के कण हमारे फेफड़ों में जाकर जो है लगातार श्वसन के द्वारा जमते रहते हैं और उसके कारण जो है आगे चलकर अस्थमा जैसी बीमारी हो जाती है, सांस लेने में दिक्कत होती है। और ये किनको होता है? जो लोग जो है कारखानों में, फैक्ट्रियों में या ऐसी जगहों पे काम करते हैं जहाँ पर सिलिका के महीन पार्टिकल्स जो है बहुत ज़्यादा उड़ते हैं। अगला प्रश्न, टेरिटरी एंटीजन या तृतीयक प्रतिजन डीपीटी का टीका आपने सुना होगा, बच्चों की दी जाती है। तो अगर आप डीपीटी का फुल फॉर्म जानते हैं तो आप जो है इस प्रश्न का उत्तर दे लेंगे। किससे बचाव करता है ये आपको इसमें बताना है। तो डी से क्या हो गया? डिप्थीरिया हो गया। पी से क्या हो गया? कुकुर खांसी कहते हैं, लेकिन इसको जो है दूसरे उसमें क्या कहते हैं? पर्ट्यूसिस कहते हैं, जो साइंटिफिक टर्म है इसका। और टी क्या होता है? टिटनेस। तो हमारा डी ऑप्शन जो है यहाँ पर बिल्कुल सही हो गया। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, वृक्क मतलब किडनी से मूत्र की मात्रा का निस्तारण नियंत्रित होता है किस हार्मोन के द्वारा? यानी जो हम किडनी से जो है मूत्र कितना बनेगा, यूरिन कितनी बनेगी, ये जो है कौन सा हार्मोन तय करता है? तो ये होता है एंटी डायूरेटिक हार्मोन, एडीएच जो सिक्रीट होता है, उससे ये नियंत्रित होता है। थोड़ा सा इसके बारे में जान लीजिए, इससे प्रश्न और भी बन सकते हैं। इसको वैसोप्रेसिन भी कहते हैं या एंटी डायूरेटिक हार्मोन कहते हैं। ये हमारी जो है किडनी की जो मूत्र वाहिनियाँ हैं उनको जल के पुनरावशोषण, रीअब्जॉर्प्शन करने के लिए प्रेरित करता है। इसके अतिरिक्त यह रुधिर वाहिनियों को सिकोड़कर रुधिर दाब या ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है। यह शरीर के जल संतुलन में सहायक होता है और इसी कारण इसे एंटी डायूरेटिक हार्मोन कहा जाता है। इस हार्मोन की कमी से जो है उदक में या डायबिटीज़ इंसिपिडस नामक रोग हो जाता है, जिसमें जो है हमारे जो है बहुत ज़्यादा पेशाब आती है और पेशाब के साथ में जो है ग्लूकोज भी आता है। अगला प्रश्न, ट्यूमर संसूचित करने के लिए, ट्यूमर संसूचित करने का मतलब ट्यूमर का पता लगाने के लिए इसमें से कौन सा रेडियो एक्टिव जो है पदार्थ काम करता है, कौन सा जो है इसको पता लगाता है? तो इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा? आर्सेनिक 74 जो है इसमें से ट्यूमर के लिए है। और यहीं पर जो है बाकी ऑप्शन जो दिए हुए, जैसे सोडियम 24 है, इसका क्या यूज़ है? तो ये जो है रक्त का थक्का यानी ब्लड क्लॉटिंग का पता लगाता है। अगर हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में जो है कहीं पर ब्लड क्लॉटिंग है तो उसका ये पता लगाता है। कोबाल्ट 60 क्या करता है? कोबाल्ट 60 जो है पौधों और जीव जंतुओं के अवशेषों के जो है खोज में काम आता है। और कार्बन 14 कोबाल्ट का उपयोग हम कहाँ पर करते हैं? कैंसर का पता लगाने के लिए। कार्बन 14 से आप जानते हैं जीवाश्म, विशेषकर जो पौधों के जीवाश्म होते हैं, तो इसको हम कार्बन डेटिंग भी कहते हैं। तो इसकी मदद से जो है हम कार्बन 14 की मदद से जो है इसका पता लगा लेते हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में वैज्ञानिकों ने उस प्रोटीन की खोज कर ली है जो मस्तिष्क के खतरनाक रोग अल्जाइमर्स को उत्पन्न करता है। वो कौन सा प्रोटीन है ये आपको बताना है। तो अल्जाइमर के लिए जो अभी खोजा गया था वो प्रोटीन है एमिलाइड प्रिकर्सर्स प्रोटीन। सी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, सूची 1 और 2 को मिलान करना है। इसमें जो है कुछ बीमारियां दी हैं, उनका जो है किससे संबंध है ये बताना है। तो मलेरिया की बात करते हैं सबसे पहले। मलेरिया जो है रक्त कोशिकाएं, इससे जो है रक्त कोशिकाओं संबंधित है। फाइलेरिया में क्या होता है? फाइलेरिया में हमारा जो है लसिका ग्रंथियां यानी लिम्फ नोड्स जो है प्रभावित होती हैं। एंसेफ्लाइटिस, एंसेफ्लाइटिस नाम आपने ज़रूर सुना होगा। एंसेफ्लाइटिस हमारे जो है दिमाग से संबंधित या ब्रेन से संबंधित है। और ल्यूकीमिया, ल्यूकीमिया जो है आपका अस्थि मज्जा या बोन मैरो से संबंधित है। ल्यूकीमिया बेसिकली क्या होता है? एक तरह का ब्लड कैंसर होता है। तो इस तरह से हमारा यहाँ पर बी ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न,
निम्नलिखित में से कौन से युग्म सुमेलित नहीं है? ऑटो इम्यून डिजीज़, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ये बिल्कुल ठीक है। पाम डिजीज़ जिसको हम चिगर्स डिजीज़ या चिंचड़ी कहते हैं, ये भी ठीक है। मेंटल इलनेस को हम मूड स्विंग से, बिल्कुल सही है ये। लेकिन जेनेटिक डिजीज़ जो है ट्यूबरक्लोसिस नहीं है। ट्यूबरक्लोसिस क्या है? ट्यूबरक्लोसिस जो है बैक्टीरिया से होने वाला एक रोग है और ये जो है प्रायः फेफड़ों का होता है, लेकिन शरीर के किसी भी अंग में जो है टीबी हो सकती है। ट्यूबरक्लोसिस का जो है जेनेटिक डिजीज़ से कोई संबंध नहीं होता है। अगला प्रश्न देखेंगे हम। इसमें जो है कुछ रेडियो समस्थानिक जो है यानी रेडियो आइसोटोप्स दिए हैं और उनका जो है कहाँ पर डायग्नोसिस में यूज़ होता है ये हमको मिलान करना है। तो अभी इसके बारे में हमने थोड़ा सा ब्रीफ पिछले एक क्वेश्चन में और देखा था, तो यहाँ पर आपको आसानी होगी। आर्सेनिक 74 ट्यूमर का पता लगाता है, कोबाल्ट 60 कैंसर के पता लगाने में, आयोडीन 131 ये क्या है? ये थायराइड ग्रंथ की सक्रियता का पता लगाता है। सोडियम 24 ये ब्लड डिसऑर्डर या रक्त व्यतिक्रम का पता लगाता है। तो क्वेश्चन नंबर 81 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बर्ड फ्लू का कारक है? आप जानते हैं कि रिसेंट टाइम्स में बर्ड फ्लू भी एक जो है बड़ी बीमारी के रूप में उभरा है और ये चिंता का विषय बन के रहा है, क्योंकि ह्यूमन में भी जो है बर्ड फ्लू के केस रिपोर्ट हो चुके हैं। तो इनमें से बर्ड फ्लू का मुख्य कारक कौन सा है, यानी कौन सा ऐसा वायरस है जो बर्ड फ्लू का कॉजिटिव एजेंट है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ए ऑप्शन सही होगा, H5N1। इसकी और भी बहुत सारी स्ट्रेन्स हैं। तो जो इन्फ्लुएंजा ए टाइप के वायरस होते हैं ये दो प्रकार के प्रोटीन यानी HA प्रोटीन जिसको हिमैटोग्लूटिनिन और NA यानी न्यूरामिनिसिडेज जो है दो प्रकार के सब टाइप्स में वर्गीकृत किया जाता है। उदाहरण के लिए एक वायरस जिसमें HA7 प्रोटीन और NA9 प्रोटीन पाया जाता है उसे उप प्रकार H7N9 के रूप में जाना जाता है। अब ये कैसे आया है? H7 कैसे आया है? HA7 का H7 हो गया और NA9 से जो है N9, तो इस तरह से H7N9 जो है इसका जो है प्रकार हो गया। एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस के उप प्रकारों में ए टाइप जो होता है H5N1, H7N9, H9N2 शामिल हैं। HPAIA यानी जो है H5N1 वायरस मुख्य रूप से पक्षियों में होता है, बर्ड्स में होता है और उनके बीच ये बहुत ज़्यादा संक्रामक होता है, तेज़ी से फैलता है। और ख़ासकर जो है एशियन जो H5N1 है ये मुर्गी पालन यानी पोल्ट्री उद्योग के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। अगर किसी एक भी जो है मुर्गी को ये हो जाता है तो बहुत तेज़ी से अन्न में फैलता है। तो एवियन इन्फ्लुएंजा के प्रकोप से पोल्ट्री उद्योग को विशेष रूप से विनाशकारी परिणामों का सामना करना पड़ता है। अगला प्रश्न देखेंगे। यदि आँख का लेंस अपारदर्शी हो जाए तो आँख का रोग जो होता है उससे हम क्या कहते हैं? चारों ऑप्शंस को ध्यान से पढ़िए। निकट दृष्टिदोष, दृष्टिवैमनस्य, ग्लूकोमा या मोतियाबिंद। तो अपारदर्शी हो जाने की दशा में जो है कौन सा जो है कंडीशन में ये रोग होता है? इसको हम लोग मोतियाबिंद के नाम से जानते हैं, जिसको हम लोग इंग्लिश में कैटरैक्ट कहते हैं। तो मोतियाबिंद अंधापन का एक प्रमुख कारण है। ये तब होता है जब क्रिस्टलीय प्रोटीन की संरचना जो हमारे आँखों में लेंस का निर्माण करती है खराब हो जाती है, जिससे क्षतिग्रस्त या अव्यवस्थित प्रोटीन संगठित होकर एक नीली या भूरी परत बना लेता है जो अंततः लेंस की पारदर्शिता को प्रभावित करता है। ये बहुत कॉमन है आज की डेट में और ज़्यादा उम्र के जो लोग होते हैं खासकर जो है वृद्धावस्था में ये बहुत ज़्यादा कॉमन है। इसको ऑपरेशन के द्वारा अब जो है ठीक भी किया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे। स्लीपिंग सिकनेस या निद्रा रोग ये बीमारी किसके कारण होती है? इसका जो है कॉजिटिव एजेंट आपको बताना है। तो विटामिन ए की कमी के कारण या कैल्शियम की कमी के कारण या ब्लड प्रेशर बढ़ने से या ट्रिपैनोसोमा जो कि एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है उसके कारण होती है। तो इसका सही उत्तर क्या है? स्लीपिंग सिकनेस जो है ट्रिपैनोसोमा के कारण होता है। ये क्या है? एक जो है प्रोटोजोआ होता है और ये मुख्य रूप से एक प्रजाति होती है ट्रिपैनोसोमा ब्रूसे जो अफ्रीकन ट्रिपैनियोसोमिस या स्लीपिंग सिकनेस है।
ये जो है इसके कारण ही होता है। मनुष्यों को संक्रमित कर सकने वाले परजीवी दो प्रकार के होते हैं, एक तो ट्रिपैनोसोमा ब्रूसेगेबियंस कहलाता है जिसको शॉर्ट में टीबीजी कहते हैं, और दूसरा ट्रिपैनोसोमा ब्रूसेरोडियंस होता है जिसको हम टीबीआर कहते हैं। तो टीबीजी यानी जो पहले टाइप का है, इसके मामले में 98% से अधिक कारण जो है यही होता है इस बीमारी का, यानी कि स्लीपिंग सिकनेस का। दोनों प्रकार आमतौर पर एक संक्रमित सीसी फ्लाई के काटने से फैलते हैं। यानी अगर आपसे इसका वाहक पूछ लिया जाए कि ये इसका इंटरमीडिएट या इसका वाहक क्या है, तो सीसी मक्खी या सीसी फ्लाई होता है, उसकी वजह से ये फैलता है। अगला प्रश्न है एड्स का कारण है। बहुत ही आसान प्रश्न है और निश्चित रूप से आपको पता है एड्स किसके कारण होता है। हम सभी लोग जानते हैं एड्स एक बीमारी के कारण होता है। एड्स का पूरा नाम होता है एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम। ये जो है एक बीमारी का नाम है, लेकिन जिस वायरस के कारण होता है उसको हम क्या कहते हैं, HIV कहते हैं, यानी ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस। ये करता क्या है, हमारे शरीर की जो प्रतिरोधक क्षमता है उसको ख़त्म कर देता है। यानी HIV क्या करता है, CD4T नामक जो कोशिकाएं होती हैं जो हमारे इम्यून सिस्टम के लिए बहुत ज़रूरी हैं, उनको ये नष्ट करके जो है हमारे शरीर में रिप्लिकेट करता है और सीधे एड्स को बढ़ाता है। आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा विषाणु जनित यानी वायरल डिजीज़ नहीं है। इनमें से एक जो है वायरल डिजीज़ नहीं है। खसरा जिसको हम लोग मीजल्स कहते हैं, रेबीज़ तो आप जानते ही हैं, पोलियो के बारे में भी निश्चित रूप से जानते होंगे। तो कौन सा इसमें से विषाणु जनित नहीं है, क्षय रोग या ट्यूबरक्लोसिस जिसको हम लोग नॉर्मली टीबी बीमारी के नाम से जानते हैं, ये जो है विषाणु जनित नहीं होता है, ये बैक्टीरिया के कारण होता है। कौन सा बैक्टीरिया होता है, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के कारण ये होता है। चलिए अगला प्रश्न सॉल्व करेंगे। शरीर में लोहे की कमी से कौन सी बीमारी हो जाती है। लोहे का अर्थ यहाँ पर क्या है, आयरन एलिमेंट से बात हो रही है। तो लोहे की कमी से इनमें से कौन सी बीमारी होगी, आपको बताना, रिकेट्स, एनीमिया, स्कर्वी या हेमरेज। तो इनमें से आयरन की कमी से होने वाला रोग है रक्त क्षीणता या एनीमिया, क्योंकि आयरन जो है हीमोग्लोबिन का एक इम्पॉर्टेंट जो है संगठक है। अगर आयरन की कमी है तो हीमोग्लोबिन प्रॉपरली हमारे शरीर में नहीं बन पाता है तो एनीमिया हो जाता है। रिकेट्स आप जानते हैं जिसको सूखा रोग कहते हैं। तो इसके अलावा स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होता है। हेमरेज का जो है कारण अलग होता है। तो इस तरह से इसका सही उत्तर हमारा जो है एनीमिया है। अगला प्रश्न, ये थोड़ा सा जो है टेक्निकल क्वेश्चन है, इसको बहुत ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। एक वर्णांध यानी कलर ब्लाइंड पुरुष का विवाह एक सामान्य स्त्री से होता है जिसके माता पिता की दृष्टि भी सामान्य थी। उनके बच्चों की निम्नलिखित में से कितने प्रतिशत वर्णांध होने की संभावना है। तो इसका उत्तर हम लोग जान लेते हैं क्योंकि इसकी व्याख्या आपको अच्छे से समझनी पड़ेगी इस तरह के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए। तो कलर ब्लाइंडनेस आप जानते हैं एक हेरिडिटी डिजीज़ है जो एक्स क्रोमोसोम्स से संलग्न होकर जो है चलता है और उसी से जो है ये आगे पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफ़र होता है। तो इसमें जो है फिलहाल इस केस में 0% चांसेज होंगे। कैसे होंगे थोड़ा सा इसको समझिए। ये एक मेंडेलियन विकार है, यानी मेंडल ने जो सारणी दी थी उसके अनुसार जो है ये इसको हम लोग व्याख्या करते हैं। इसमें जो है लाल और हरे रंग में मुख्य रूप से पहचान नहीं कर पाता, बाकी और भी कलर्स होते हैं, लेकिन जो सबसे प्रमुख कलर ब्लाइंडनेस होता है उसमें लाल और हरे रंग में आपस में डिफरेंस जो है व्यक्ति नहीं कर पाता है, जो कलर ब्लाइंड होता है। इस रोग से संबंधित जीन एक्स गुणसूत्र में पाया जाता है एवं सामान्य दृष्टि वाले एलील के समक्ष यह रिसेसिव होता है। जब किसी सामान्य स्त्री की शादी जो नॉर्मल फीमेल होती है एक वर्णांध दृष्टि वाले पुरुष के साथ होती है तो पहली पीढ़ी में सभी पुत्रियां जो है सामान्य दृष्टि वाली होती हैं, लेकिन वो कैरियर होती हैं। भले ही बीमारी नहीं होती है लेकिन उनमें जो है उनका एलील इस तरह से लिखा जाएगा, तो वो कैरियर होती हैं, वो वाहक होती हैं। एवं सभी पुत्र जो है कैसे होंगे, सामान्य होंगे। ऐसा इसलिए होता है कि सभी पुत्रों को सामान्य दृष्टि वाली माता से एक्स प्रभावी जीन प्राप्त होता है। वहीं पर जब सामान्य किंतु वाहक स्त्री की शादी यानी जो है की शादी वर्णांध पुरुष के साथ होती है तो प्रथम पीढ़ी के सभी पुत्रों में 50% सामान्य दृष्टि वाले और 50% जो है कलर ब्लाइंड जो है बच्चे यानी मेल बच्चे होते हैं। और सभी
पुत्रियां 50% जो है क्या होती हैं, कलर ब्लाइंड कैरियर होती हैं तथा 50% जो है उनमें से सामान्य होती हैं। ये जो है इसका एक पनेट स्क्वायर है जिसको आप समझ सकते हैं। तो एक्स वाई, ये एक्स एक्स है यानी ये फीमेल के जो है एलील हैं जीन्स के, और ये एक्स वाई है। तो इस तरह से अगर जो है पेरेंट्स में एक वाहक होगा जो है, तो कैरियर फीमेल और कलर ब्लाइंड मेल जो है होगा। उसके बाद जो है इनके गैमीट्स का फिर सेग्रीगेशन होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कैरियर फीमेल हो जाएगा 25%, कलर ब्लाइंड फीमेल 25%, नॉर्मल मेल 25% और कलर ब्लाइंड मेल 25% हो जाएगा। लेकिन अब प्रश्न ये है जो हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसमें जो है पहली स्थिति के अनुसार जो उत्पन्न स्त्री का विवाह वर्णांध पुरुष होने पर कोई भी संतान वर्णांध नहीं होगी। दूसरी स्थिति अगर होगी तो उसके अनुसार उत्पन्न वाहक स्त्रियां जो कैरियर फीमेल्स होंगी उनका विवाह अगर वर्णांध पुरुष से होगा तो उन पर 50% संतानें वर्णांध होंगी। लेकिन क्वेश्चन में हमारे क्या दिया गया है, सामान्य स्त्री का विवाह अगर वर्णांध पुरुष से होता है तो कोई भी जो है संतान जो है वर्णांध नहीं होगी। इसीलिए हमने कहा कि ये चांसेस कितने परसेंट है, 0% है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रोग एक वायरस के द्वारा होता है? अब इसमें से वायरस से होने वाली डिजीज हमको बतानी है। डिप्थीरिया, मलेरिया, हैजा और हेपेटाइटिस, चारों में से सही उत्तर आपको चुनना है। तो इनमें से जो है वायरल डिजीज़ कौन सी है? हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस के बारे में आपने ज़रूर सुना होगा। एक वायरल संक्रमण है जो हमारे लीवर को प्रभावित करता है। हेपेटाइटिस के कई सारे टाइप होते हैं, हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी जो है, तो उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। लीवर में सूजन को हेपेटाइटिस कहा जाता है। हेपेटाइटिस एक वायरस होता है जो अत्यधिक शराब के सेवन, विषाक्त पदार्थ, दवाएं और कुछ मेडिकल कंडीशंस की वजह से शरीर में पनपने लगते हैं। लीवर आपके शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग होता है जो पोषक तत्वों को प्रोसेस करने, खून को फिल्टर करने के साथ ही संक्रमण से लड़ता है। ऐसे में जब लीवर में सूजन या क्षति होती है तो ये कार्य प्रभावित होने लगता है, और जो अनुपचारित हेपेटाइटिस होता है ये लीवर फेल्योर या लीवर कैंसर का कारण बन सकता है। हेपेटाइटिस को मुख्य रूप से 2 समूहों में बांटा जाता है। एक तो संक्रामक वाली जो है जो एक से दूसरे में फैलती है, और एक होती है सीरम हेपेटाइटिस। संक्रामक हेपेटाइटिस में हेपेटाइटिस ए और ई शामिल होते हैं। वहीं जो है सीरम हेपेटाइटिस में हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी और हेपेटाइटिस डी शामिल होते हैं। तो दोनों प्रकार के हेपेटाइटिस शरीर के विभिन्न वायरस के संक्रमित पदार्थों जैसे कि पानी, जूस, भोजन आदि के सेवन के कारण होता है। हेपेटाइटिस ए और ई के लिए कोई विशिष्ट एंटीवायरल उपचार नहीं है। ये अपने आप सीमित होने वाली खराबी है, यानी ये धीरे धीरे जो है इसका उपचार जो है लक्षणों के आधार पर कर दिया जाता है और ठीक हो जाती है। वहीं पर जो हेपेटाइटिस बी होती है ये थोड़ा सा फैटल और ख़तरनाक होती है, ये पूरी तरह से ठीक नहीं होती है। इसलिए इसमें वायरस के प्रतिरूपण को नियंत्रित करने के लिए पूरे जीवन भर यानी आजीवन उपचार की ज़रूरत पड़ती है, और हेपेटाइटिस बी से बचाव के लिए हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन लगवाने की सलाह दी जाती है। हेपेटाइटिस सी पूरी तरह से ठीक होने वाला रोग है जिसको आप लोग कॉमनली पीलिया भी कहते हैं। अगर लीवर की क्रिया में अव्यवस्था का कोई प्रत्यक्ष कारण नहीं है तो हेपेटाइटिस सी की जांच करा लेनी चाहिए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? 4 कथन आपके सामने दिए हैं, तो इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है ये जो है आपको बताना है। रस्ट रोग गेहूं में पाया जाता है, तो गेहूं में रस्ट रोग पाया जाता है, निश्चित रूप से बिल्कुल ठीक है। अगैती झुलसा जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं अर्ली ब्लाइट डिजीज़, ये आलू में पाया जाता है, ये भी बिल्कुल ठीक है। इसके बाद धान में जो है पाया जाने वाला, पैडी में पाया जाने वाला एक रोग है खैरा, ये भी ठीक है। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट नहीं है। फॉल्स स्मट जो है ये जौ में पाया जाने वाला रोग नहीं है। ये किस में पाया जाता है? फॉल्स स्मट जो है धान में पाया जाता है। इस फसल में रोग का अधिक प्रभाव दिखाई देता है। ये एस्टिलागोनिडिया वायरेंस नामक जो है एक फंगस के कारण होता है, और धान की फसल में बाली निकलते समय जब वातावरण में अधिक आर्द्रता होती है, नमी होती है, साथ ही बादल भी छाए रहते हैं, तब फॉल्स स्मट रोग का जो है जो बीजाणु होता है वो बाली के दानों को प्रभावित करता है। अगर आप इस चित्र को ध्यान से देखें तो इसमें जो है इस रोग को जो है दिखाया गया है। इस रोग में बीजाणु मृदा में ही रहते हैं, जो इसके स्पोर्स होते हैं वो मिट्टी में दबे रहते हैं, और वो अगले बार भी जब उसमें यही खेती की जाएगी तो
उसमें अगली फसल को भी नुकसान पहुंचा देते हैं। इसलिए इसके लिए जो है सॉयल ट्रीटमेंट या जो है सॉयल ट्रीटमेंट और बीज शोधन दोनों ही जो है ज़रूरी होता है। अगला प्रश्न, मक्का में सफ़ेद कली या वाइट बड रोग किस तत्व की कमी से होता है? तो मक्का में जो है कली सफ़ेद हो जाती है, इसको वाइट बड डिजीज़ कहते हैं। ये कमी किसके कारण होती है? जिंक की कमी के कारण ये रोग होता है। जिंक ऐसा है, एक माइक्रोन्यूट्रिएंट है या माइक्रोन्यूट्रिएंट एलिमेंट है जिसकी पौधों को बहुत सूक्ष्म मात्रा में आवश्यकता होती है। इस तत्व की कमी से पौधों की पत्तियां छोटी रह जाती हैं, पौधे ड्वार्फ हो जाते हैं, बौने रह जाते हैं और मक्का में जो है सफ़ेद कली नामक रोग हो जाता है। इससे पौधों की पत्तियों का जो है जो शीर्ष होता है वो कैसा हो जाता है? सफ़ेद हो जाता है और मोल्टेड यानी चितकबरा हो जाता है और पीला पड़ जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, इबोला वायरस। इबोला वायरस भी आप जानते हैं अफ्रीकन ओरिजिन का है और बहुत ज़्यादा चर्चा में था इस तरफ जो है। तो इबोला वायरस का नाम कैसे पड़ा? एक शहर के नाम से, एक प्रांत के नाम से, एक नदी के नाम से या एक पर्वत के नाम से? तो इबोला वायरस जो है, इबोला नाम की एक नदी है उसके कारण जो है इसका नाम इबोला पड़ा। इबोला वायरस रोग, जिसे पहले इबोला रक्तस्रावी बुखार के रूप में जाना जाता था, मनुष्यों में होने वाली गंभीर घातक बीमारी है। ये वायरस जंगली जानवरों से फैलता है और मानव आदि में मानव से मानव में संचरण करता है। इबोला वायरस की खोज सर्वप्रथम 1976 में इबोला नदी के पास स्थित गांव में हुई थी, जो कि अब जो है कांगो रिपब्लिक में है, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में है। आगे बढ़ते हैं। साधारणतया ओरोबैंकी खरपतवार जो है कहाँ पाया जाता है? ये एक वीड होता है, खरपतवार जिसे हम कहते हैं। ये किस फसल में पाया जाता है? तो कई सारी फसलों में पाया जाता है, लेकिन आपको इस ऑप्शन में, इन ऑप्शंस में से चुनना है कि किस में पाया जाता है। तो इन ऑप्शंस को अगर ध्यान से देखेंगे तो इसमें से तंबाकू की खेती में जो है ओरोबैंकी खरपतवार पाया जाता है। इसको हिंदी में आज्ञा नाम से जानते हैं और ये जो है एक परजीवी किस्म का पौधा है यानी पैरासाइट है, जो कि तंबाकू और सरसों के अलावा टमाटर व जीरे की फसल को भी चौपट करता है। तो ये ध्यान रखिएगा कि केवल तंबाकू ही नहीं, सरसों में भी बहुत प्रमुखता से ये पाया जाता है। इस जाति या जीनस में 200 से अधिक जो है परजीवी शाक बच्छी यानी पैरासिटिक हर्बिसियस प्लांट्स आते हैं, जो समशीतोष्ण उत्तरी गोलार्ध के मूल पौधे हैं। आम भाषा में देव कालुंकी मूला भी इसको कहा जाता है लोकल लैंग्वेज में, और ये पौधा खेत में उग जाने से उसकी फसल बर्बाद हो जाती है। अगला प्रश्न, गोल्डन राइस या गोल्डन चावल एक प्रचुरतम स्रोत है किसका? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, पूछा भी जा चुका है और इसके बारे में आपको जानकारी भी होनी चाहिए। तो गोल्डन राइस या गोल्डन चावल जो है, इसमें विटामिन ए की अच्छी मात्रा होती है, इसका ये प्रचुरतम स्रोत है। ये एक पारंपरिक चावल है जो बीटा कैरोटीन यानी विटामिन ए के उच्च स्तर के लिए आनुवांशिक रूप से इंजीनियरिंग किया गया है, यानी ये जो है जेनेटिक इंजीनियरिंग करके गोल्डन राइस को बनाया गया था। इसको बनाने वाले वैज्ञानिकों ने मक्का से बीटी कैरोटीन वाले जीन को निकालकर चावल के पौधों में संश्लेषित किया था। ऐसा करने से चावल के पौधे ने नारंगी रंग का जो है पिगमेंट करना शुरू कर दिया था। 1982 में रॉकफेलर फाउंडेशन की पहल पर गोल्डन राइस की खोज हुई थी। ये सफलता 1999 में मिली, जब दो बायोलॉजिस्ट स्विट्जरलैंड में इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट साइंसेज के इंगा पेट्रिकस और जर्मनी के फ्रीबर्ग विश्वविद्यालय में प्रोफेसर पीटर बेयर ने सफलतापूर्वक गोल्डन राइस का विकास किया था। 2004 में लुइसियाना स्टेट यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर सेंटर द्वारा चावल की खेती का पहला क्षेत्र परीक्षण किया गया था। बाद में फिलीपींस और ताइवान में और बांग्लादेश के अतिरिक्त परीक्षण किए गए थे। तो ये जो है परंपरागत चावल का एक विकल्प के रूप में प्रस्तुत किया गया, जिसमें जो है विटामिन ए की मात्रा जो है ज़्यादा थी। तो ऐसे देशों में जो जहाँ पर कुपोषण के कारण जो है विटामिन ए की कमी से जो है बच्चे कुपोषित होते थे, तो वहाँ उन देशों में जो है इसकी खेती पर जो है ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। किसी भी शिशु का पितृत्व या पैटर्निटी स्थापित करने के लिए निम्नलिखित में से किस एक तकनीक का प्रयोग किया जा सकता है? यानी अगर किसी के फादर का पता लगाना है तो किस जेनेटिक टेक्निक से जो है पता लगाया जा सकता है कि उसका फादर कौन है?
प्रोटीन का विश्लेषण करके, क्रोमोसोम की गणना करके, डीएनए का मात्रात्मक विश्लेषण करके, या डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के माध्यम से। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के द्वारा पैटर्निटी को डिसाइड किया जा सकता है। और इसमें जो है हमारे इंडिया के साइंटिस्ट हैं, उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। इनका नाम आपको जरूर याद रखना चाहिए। तो बीएचयू के पूर्व कुलपति पद्मश्री डॉक्टर लालजी सिंह को भारत में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का प्रवर्तक भी कहा जाता है। उन्होंने कुछ प्रसिद्ध मामलों में डीएनए विश्लेषण के जरिए हल करने का जो है शुरुआत की थी। 1991 में उन्होंने विवादित पितृत्व को सुलझाने के लिए भारतीय न्यायालय में पहला डीएनए फिंगरप्रिंटिंग आधारित सबूत भी पेश किया था। इसके बाद से सैकड़ों मामलों के समाधान में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के आधार पर जो है निर्णय हुए हैं, जैसे कि राजीव गांधी का हत्याकांड, नैना साहनी तंदूर हत्याकांड जैसे कई महत्वपूर्ण मामलों में जो है इस डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से जो है पितृत्व के विवाद को सुलझाया गया है। और जो है पितृत्व के विवाद ही नहीं, इससे जो है अपराधियों की भी पहचान की जा सकती है। तो उनके प्रयास भारत की न्याय व्यवस्था में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को सबूत के रूप में स्थापित करने में काफ़ी मददगार भी रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। बैक्टीरियोफेज, जिसको हम इंग्लिश में, हिंदी में जीवाणु भोजी कहते हैं, इसके संबंध में कौन से कथन यहाँ पर सही हैं ये आपको बताने हैं। जीवाणु भोजी विषाणु होते हैं, वायरस होते हैं जो जीवाणुओं को संक्रमित करते हैं। तो बिल्कुल सही कथन है। जो बैक्टीरियोफेज होता है ये क्या होता है? एक तरह का वायरस होता है। और इसकी खासियत क्या है कि ये जो है बैक्टीरिया को किल करता है, बैक्टीरिया को खाता है। जीवाणु भोजी अनुवांशिक अभियंत्रिकी यानी जेनेटिक इंजीनियरिंग में प्रयुक्त होते हैं, ये भी कथन बिल्कुल सही है। तो हमारे दोनों ही कथन यानी 1 और 2 दोनों ही सही हैं। एक जो बैक्टीरियोफेज होता है ये वायरस तो होता ही है और बैक्टीरिया को संक्रमित करता है। वास्तव में बैक्टीरियोफेज शब्द का अर्थ ही होता है बैक्टीरिया को खाने वाला, क्योंकि बैक्टीरियोफेज अपने मेजबान कोशिकाओं को नष्ट कर देता है। मेजबान कोशिकाओं का मतलब है बैक्टीरिया के अंदर घुसकर जो है उसको नष्ट कर देता है और उसका जो जेनेटिक मटेरियल होता है, न्यूक्लिक एसिड जो होता है, उसका वो उपभोग करता है। तो आप देख रहे हैं ये उसका जो एक डायग्राम है, इस तरह से जो है बैक्टीरियोफेज दिखता है। इसका हेड जो होता है इसमें डीएनए होता है, फिर कॉलर होती है, सीथ होती है और बेस प्लेट्स होते हैं और ट्रेल फाइबर्स होते हैं। और इसका जो है जेनेटिक इंजीनियरिंग में बहुत ज़्यादा उपयोग होता है, क्योंकि अगर किसी भी बैक्टीरिया के अंदर जो है डीएनए का कोई सीक्वेंस, कोई टुकड़ा बदलना होता है तो वो इसके अंदर यानी बैक्टीरियोफेज के अंदर इंड्यूस करा दिया जाता है और उसके बाद जो है वो जाकर अंदर जो है इसको बदल देता है। तो इस तरह से कई सारे रिसर्चेज हुई हैं जिसमें इसका उपयोग किया गया है। आगे बढ़ते हैं। एक बीज के अंकुरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी 3 परिस्थितियां सबसे महत्वपूर्ण हैं? बहुत ध्यान से सोचिएगा, ये क्वेश्चन जो है अक्सर लोग गलत कर देते हैं। हमको 3 सबसे उपयुक्त, सबसे ज़्यादा इसेंशियल परिस्थितियां देखनी है जो किसी बीज के अंकुरण के लिए, ना कि पौधे की वृद्धि के लिए। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, पौधे की वृद्धि के लिए अलग कंडीशंस होती हैं और एक बीज के अंकुरण के लिए अलग जो है रिक्वायरमेंट होती है। तो एक बीज के अंकुरण के लिए पानी चाहिए, बिल्कुल सही है, पानी हमारा 2 ऑप्शन में दिया है। उचित तापमान चाहिए और ऑक्सीजन भी चाहिए। ये तीनों चीज़ें चाहिए जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है किसी बीज के जर्मिनेशन के लिए, सीड जर्मिनेशन के लिए। आगे बढ़ते हैं। हींग कैसे प्राप्त की जाती है? हींग कैसे प्राप्त की जाती है? तो हींग जो है तने के स्राव से, जो लेटेक्स निकलता है उससे, दूधिया पदार्थ निकलता है स्टेम से, उससे भी प्राप्त की जाती है और जड़ों के जो है निष्कर्षण से भी प्राप्त की जाती है, उसके भी एक्सट्रैक्ट से प्राप्त की जाती है। तो जो इसका सही उत्तर है ए और बी दोनों ही है। आयोग ने जो है इसका ए और बी बाद में उत्तर दिया था, पहले जो है इस प्रश्न पर विवाद भी हुआ था। तो हींग, जिसको फेरोला एस्टोफोर्टिडा कहते हैं, ये जो है 12मासी शाक है। इस पौधे की विभिन्न वर्गों में भूमिगत प्रगंधों और ऊपरी जड़ों से रिसने वाले शुष्क वानस्पतिक दूध, जिसको हम लोग सामान्य भाषा में लेटेक्स कहते हैं, इसको सुखाने से हींग प्राप्त होता है। हींग के पौधे के निचले भाग मिट्टी के समीप प्रकंदों और ऊपरी जड़ों से गोंद जैसा वानस्पतिक दूध यानी लेटेक्स निकलता है, जिसे एकत्रित कर
सुखाकर उसका पाउडर तैयार कर लिया जाता है, फिर उसमें कुछ चीज़ें मिलाकर जैसे कि स्टार्च व गोंद मिलाकर जो है उसको फाइनली हींग के रूप में मार्केट में बेचा जाता है। अगला प्रश्न, करनाल बंट ये एक बीमारी है पौधों की, किस में होती है ये आपको बताना है। निश्चित रूप से काफ़ी पॉपुलर क्वेश्चन है, ये कई बार पूछा भी गया है। तो करनाल बंट जो होता है वो होता है गेहूं की फसल में, वीट में जो है करनाल बंट रोग होता है। और इसको जो है टिलेसिया इंडिका नामक जो है एक फंजाई होती है जिसको नेवोसिया इंडिका भी कहते हैं, उसके द्वारा जो है करनाल बंट रोग होता है। इसको आंशिक बंट नाम से भी जाना जाता है। ये देखिए इस तरह से गेहूं की जो बीज होते हैं वो प्रभावित हो जाते हैं इसके कारण। अगला प्रश्न देखते हैं, पोषक पदार्थ दिए हुए हैं और उनके कार्य दिए हुए हैं। खासकर जो है ये पौधों के संबंध में दिया हुआ है कि उनके कार्य क्या हैं। तो पहला आपके सामने नाइट्रोजन है। तो नाइट्रोजन जो है क्या कार्य करता है, वृद्धि एवं विकास, बिल्कुल ठीक है। फास्फोरस जड़ों का विकास करता है। पोटेशियम जो है स्टोमेटा के खुलने और बंद होने को नियंत्रित करता है। और बोरान से जो है रोग प्रतिरोधकता होती है। तो चारों ही ऑप्शन इस प्रश्न में सही दिए हुए थे, इसलिए ये प्रश्न जो पूछा गया है कि इसमें सुमेलित कौन सा नहीं है, तो ये प्रश्न जो है गलत पूछा गया था। इसमें सभी जो है मैच हैं, कोई भी जो है इसमें ऐसा नहीं है जो कि अनमैच्ड है। थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम पौधों में जो है माइक्रो न्यूट्रिएंट हैं या माइक्रो एलिमेंट्स हैं। नाइट्रोजन की कमी से पत्तियां पीली पड़ जाती हैं तथा पौधों का विकास और वृद्धि रुक जाती है। पौधे फास्फोरस को प्रायः फॉस्फेट आयन के रूप में ग्रहण करते हैं, यह जड़ों के विकास के लिए आवश्यक होता है। पोटेशियम की स्टोमेटा के खुलने और बंद होने में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। बोरान जो होता है पौधों का एक सूक्ष्म पोषक तत्व है, इसकी कमी से चुकंदर में हार्ट रॉट नामक तथा सेब में इंटरनल कॉर्क या आंतरिक कार्क नामक रोग हो जाता है। तो ये भी कभी पूछा जा सकता है आपसे। इसकी कमी से जो लेगुमिनेसी कुल के पौधे होते हैं, लेगुमिनेसी का मतलब दाल वाले जो है पौधे होते हैं, इनकी पौधों की जड़ में जो गुटिकाएं होती हैं, रूट नोड्यूल्स होते हैं, वो बन नहीं पाते हैं। ऐसा पाया गया है कि बोरान कई रोगों के प्रति प्रतिरोधक क्षमता विकसित करने में सहायक होता है। इससे ये स्पष्ट है कि जितने भी विकल्प दिए गए हैं सभी सही हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। सही सुमेलित नहीं है ये आपको बताना है। अमरबेल एक तना परजीवी होता है, स्टेम पैरासाइट होता है, बिल्कुल ठीक है। चंदन कैसा होता है, रूट पैरासाइट होता है, ये भी ठीक है। आर्किड का पौधा कैसा होता है, अधिपादप होता है, एपीफाइट होता है, यानी दूसरे पौधों के छाल पर जो है उगता है, ये भी ठीक है। घटपर्णी जलोद्भिद होता है, ये गलत है। घटपर्णी या जो है जिसको हम पिचर प्लांट होता कहते हैं, ये कैसा होता है, ये कीट बच्छी पौधा होता है। इसको ये नेपेंथेंसी कुल का होता है और मुख्यतः जो है हर्ब होता है, ना कि ये जो है जलोद्भिद होता है, ये शाक होता है और दलदली और नम स्थानों पर उगता है। ऐसा क्यों, जहाँ पर जो है नाइट्रोजन की कमी होती है वहाँ पर जो है ये उगते हैं और इसी कारण जो है ये शिकार करते हैं, कीटों का शिकार करते हैं। इसमें जो है घड़े के आकार का इसका इस तरह से पाया जाता है। तो जब कोई कीड़ा इसमें आके बैठता है तो इसकी ढक्कन जो उसके बाद बंद हो जाती है और इसमें कोई डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं जो नाइट्रोजन को प्राप्त करने के लिए उस कीड़े को ट्रैप करके उसको गलाकर खा लेते हैं। तो इस प्रकार से इसका जो है उत्तर हमने देख लिया। आगे बढ़ते हैं। ट्राइकस्पिड हर्ड यानी त्रिस्तरीय या त्रिकोष्ठीय हृदय, जैसे आप जानते हैं कि स्तनधारियों के बारे में आप जानते हैं कि हम लोगों में 4 चैम्बर्ड हार्ट पाया जाता है। तो ट्राइकस्पिड यानी 3 चैम्बर्ड हार्ट किसमें पाया जाता है ये आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन तो गलत हो ही गया, ए ऑप्शन। अब आपको बताना है कि किसमें जो है ट्राइकस्पिड हार्ट पाया जाता है। तो पाया जाता है एम्फीबियंस में, उभयचरों में। बाकी सब में भी जान लेते हैं। उभयचरों में तो ट्राइकस्पिड या
त्रिकोष्ठीय हृदय पाया जाता है, और पक्षी और स्तनधारियों में जो है 4 चैम्बर्ड हार्ट पाया जाता है। मछलियों में जो है जो हार्ट होता है वो 2 चैम्बर्ड होता है, जिसमें केवल अशुद्ध रक्त आता है जो शुद्धिकरण के लिए क्लोमों में जाकर सीधे वहाँ से विभिन्न अंगों में चला जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे। ये कुछ जो है पदार्थ दिए हुए हैं, किस काम में आते हैं ये आपको बताना है। कौन सा युग्म इसमें से सुमेलित नहीं है ये देखना है। क्लोरोमाइसिटिन ये क्या होता है? टाइफाइड नासी होता है, बिल्कुल ठीक है, टाइफाइड के उपचार में इसका प्रयोग किया जाता है। इसके बाद जो है क्रिस्टल वायरल, ये जो है प्रतिरोधी होता है। क्विनीन का उपयोग जो है मलेरिया के लिए किया जाता है, मलेरिया बीमारी में जो है इसका प्रयोग किया जाता है। एस्पिरिन जो है निश्चेतक नहीं होता। निश्चेतक का मतलब आप जानते हैं एनेस्थीसिया, जो बेहोश करने के लिए दवाई दी जाती है, तो ये एक निश्चेतक नहीं होता। ये क्या होता है? ये एक दर्द निवारक होता है। तो एस्पिरिन, जिसे एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड भी कहते हैं, एक सैलिसिलेट औषधि है जो हल्के दर्द में या दर्द निवारक के रूप में या जो है बुखार कम करने के लिए ज्वर शामक के रूप में दिया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे। मकड़ियों के द्वारा उत्पादित रेशम क्या कहलाता है? रेशम कई स्रोतों से प्राप्त होता है, तो जो मकड़ियाँ होती हैं उनसे कौन सा रेशम हमको मिलता है? चारों ऑप्शंस को ध्यान से देखिए। तो मकड़ियों से जो उत्पादित रेशम होता है वो गौरसिम रेशम कहलाता है। सी ऑप्शन जो है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न। सी ग्रास, जिसको हम समुद्री घास कहते हैं, निम्नलिखित तत्व में से किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो सी ग्रासेज जो होते हैं उनसे जो है मुख्य रूप से आयोडीन प्राप्त करते हैं, और एक जो काफ़ी प्रसिद्ध नाम है लेमिनेरिया। लेमिनेरिया जो है, इसके अलावा और भी जो है सी ग्रासेज होते हैं जिनसे आयोडीन जो है पर्याप्त मात्रा में प्राप्त किया जाता है। अगला प्रश्न। जोनास सॉल्क, निश्चित रूप से आपने इनका नाम सुना होगा। इनके द्वारा खोज की गई थी, किस खोज के लिए जाने जाते हैं ये आपको बताना है। चेचक का टीका, हैजे का टीका, पोलियो का टीका, या इनमें से कोई नहीं। तो जोनास सॉल्क जो है पोलियो के टीके को विकसित करने के लिए जाने जाते हैं। अगला प्रश्न। फल तथा सब्जियों में मोम के घोल का उपयोग किया जाता है। आप देखते हैं कि कहीं कहीं पर सेब के ऊपर आप जो है पतली परत मोम की चढ़ा दी जाती है, या कुछ सब्जियों पर, खासकर ऐसी जो है सब्जियां या फल जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट किए जाते हैं, तो उनका जो है किस वजह से उन पे जो है मोम की एक परत चढ़ाई जाती है? तो कारण स्पष्ट है, उनका भंडारण काल बढ़ाने के लिए, जिससे उनको ज़्यादा समय तक स्टोर किया जा सके बिना खराब हुए, क्योंकि इंपोर्ट एक्सपोर्ट में जो है कई कई दिन लग जाते हैं, तो उस बीच खराब ना हो जाए इसलिए जो है मोम की परत चढ़ाई जाती है। आगे बढ़ते हैं। हरित क्रांति या ग्रीन रिवॉल्यूशन में अधिक उपज देने वाले उन्नत बीजों का प्रयोग हुआ जिनके लिए आवश्यक है। तो भारत में भी जो है हरित क्रांति हो चुकी है, आप जानते हैं 1965 के अराउंड जो है। तो इसमें क्या आवश्यक होता है हरित क्रांति में? सबसे ज़्यादा उर्वरक का और अधिक पानी का प्रयोग इसमें किया जाता है। तो यही एक कारण भी है कि जिन क्षेत्रों में हरित क्रांति, खासकर पंजाब, हरियाणा और उत्तरी उत्तर प्रदेश में जो है इसका ज़्यादा प्रभाव हुआ था, उसकी वजह से वहाँ पर आज ज़मीन जो है बंजर होना शुरू हो गई है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न। कस्कुटा, जिसको अमरबेल कहते हैं, ये परजीवी आवृतबीजी एंजियोस्पर्म का एक उदाहरण है। हमको बताना है कि कथन सही है या नहीं है। तो कथन तो बिल्कुल ठीक है। इसके बाद ये पोषी पौधों की पत्तियों से अपना पोषण प्राप्त करता है, तो ये जो है कारण इसका गलत है, क्योंकि ये क्या करता है? ये पत्तियों से नहीं करता है। ये जो है अमरबेल जो है एक स्टेम पैरासाइट होता है, ये जो है उसके तने पर लिपट के बढ़ता है और उसी से अपना पोषण प्राप्त करता है। तो उसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए सत्य है किंतु आर असत्य है। आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा पदार्थ हर्बिसाइड है? एक शाकनाशी है। तो एक जो है शाकनाशी पदार्थ इसमें से देखना है आपको कौन सा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ब्यूटाक्लोर। काफ़ी जो है फेमस है, बहुत ज़्यादा उपयोग भी किया जाता है खेती में हर्बिसाइड्स के रूप में। अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा सही रूप से सुमेलित नहीं है? आप देखिए इसमें से सही सुमेलित जो नहीं है वो आपको बताना है। ईस्ट
ईस्ट जो है फर्मेंटेशन या किण्वन की प्रक्रिया में यूज़ होता है, बिल्कुल ठीक है। कैसीन क्या है? ये दूध से मिलने वाली एक प्रोटीन है, दूध में पाया जाने वाला एक प्रोटीन है। एलोवेरा एक एंजियोस्पर्म है, इसमें भी कोई गड़बड़ नहीं है, ये भी ठीक है। घटपर्णी, अभी पीछे भी हमने इसकी बात की थी, नेफेंथिस या जिसको पिचर प्लांट कहते हैं, ये एक परजीवी आवृत्तबीजी है, ऐसा नहीं है। घटपर्णी क्या है? घटपर्णी जो है एक मांसाहारी कीटबच्ची पौधा होता है जो अल्प खनिज या अम्लीय मृदा में उगते हैं जहाँ पर नाइट्रोजन की कमी होती है। इसके बारे में भी हमने पीछे डिस्कस किया है। नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए कीटों को अपना आहार बनाते हैं, और जैसे ही कीट इसमें फंस जाता है जाकर जो है इनका जो ये लिड होती है, ढक्कन होता है, ये बंद हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? यहाँ पर कुछ फसलें दी हैं, उनकी प्रजातियाँ दी हैं। तो सरसों की एक प्रजाति होती है वरुणा, बिल्कुल ठीक है। मूंगफली की प्रजाति कौशल है, ये भी ठीक है। मटर की एक प्रजाति सपना भी ठीक है। अलसी की प्रजाति सूर्या नहीं होती है। सूर्या एक से अधिक जो है फसलों की प्रजाति है, जैसे कि आम, पपीता, आलू, इनमें सभी में सूर्या प्रजाति पाई जाती है। अलसी जिसको हम लिंसीड कहते हैं, इसकी ये प्रजाति नहीं है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से सूक्ष्म जीव बायो फर्टिलाइजर के रूप में प्रयोग होते हैं? तो बायो फर्टिलाइजर के रूप में इसमें से किसका प्रयोग किया जाता है? साइनोबैक्टीरिया, जिसको हम लोग ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं, उसका प्रयोग जो है बायो फर्टिलाइजर के रूप में किया जाता है। अगला प्रश्न, प्लांट हार्मोन दिए हैं, उनके कार्य दिए हैं, इसको हमको सुमेलित करना है। तो चलिए सुमेलित करते हैं। ऑक्सिन्स, तो ऑक्सिन क्या करता है? ऑक्सिन जो है शिखर प्रधानता या जिसको हम एपिकल डोमिनेंस कहते हैं, उसके लिए जो है यूज़ होता है। इसके बाद जो है जिब्रेलिन की बात करेंगे, तो ये जो है सेल ग्रोथ को या कोशिका वृद्धि को प्रमोट करता है। साइटोकाइनिन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, ये सेल डिवीज़न या कोशिका विभाजन को प्रमोट करता है। और एब्सिसिक एसिड जो होता है ये वृद्धि अवरोधक होता है। तो इस तरह से हमारा बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित युग्मों में से कौन से सही सुमेलित हैं? तो देखते हैं कौन कौन से सही सुमेलित हैं। चुकंदर से क्या चीनी प्राप्त होती है? बिल्कुल प्राप्त होती है, इसमें पाया जाता है। शहद से ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों ही मिलते हैं, ये भी ठीक है, इसमें भी कोई कमी नहीं है। कपास जो है एक फाइबर होता ही है, तो इसमें सेलुलोज पाया जाता है, ये भी ठीक है। और दूध में जो है लैक्टोज जो है पाया जाता है, ये भी ठीक है। तो ये जो है सभी एक तरह से शुगर के या कार्बोहाइड्रेट के प्रकार थे जो सुमेलित हैं, तो यहाँ पर डी ऑप्शन जो है सही है, सभी सुमेलित हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, 10 दिनों से अधिक दिन तक उपवास करने पर यानी फास्टिंग करने पर लीवर पर हमारे क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसका जो है सही उत्तर क्या होगा? ध्यान से इसको समझिएगा। अगर कोई व्यक्ति 10 दिन से ज़्यादा लगातार जो है फास्टिंग करता है, उपवास करता है, तो उस क्या होगा? लीवर में जो ग्लूकोज जमा होता है ग्लाइकोजन के फॉर्म में, उसका जो है स्तर कम हो जाएगा। ग्लाइकोजन टूट कर जो है वहाँ से ख़त्म हो जाएगी। अगला प्रश्न, तुलसी के पौधे का औषधीय महत्व किसके कारण होता है? यानी उसमें कौन सा ऐसा पदार्थ उपलब्ध होता है, उपस्थित होता है, जिसके कारण उसका औषधीय महत्व होता है? तो तुलसी के पौधे में फिनॉल और फ्लेवोनॉइड्स पाए जाते हैं। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित खाद्य पदार्थों में से कौन सा सभी आवश्यक अमीनो एसिड्स का स्रोत है? इस प्रश्न पर भी थोड़ा सा विवाद हुआ था, लेकिन फाइनली जो उत्तर आयोग के द्वारा दिया गया है कि जो अंडा होता है इसमें जो है सभी आवश्यक जितने भी इसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं वो पाए जाते हैं। अगला प्रश्न, कौन सा तत्व सरसों के तेल में की मात्रा बढ़ाने में अत्यधिक उपयोगी है? तो सरसों में तेल जो है ज़्यादा हो, इसके लिए फसल को क्या प्राप्त होना चाहिए? सल्फर। अगर सल्फर की आपूर्ति जो है सरसों की फसल में ज़्यादा है तो उसमें जो है उसके बीज में तेल की मात्रा बढ़ेगी। तो मित्रों, इस तरह से हमने बायोलॉजी के सभी प्रश्नों को सॉल्व कर लिया है। तो अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।